चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। जल्दी से आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए सभी लोग। और एक बार कमेंट में बताएंगे क्या मेरी वॉइस जो है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं। जल्दी बताओ भाई। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल, परमार एसएससी पर। वॉइस जो है मेरी प्रॉपर आ रही है। और आज थोड़ा क्लास थोड़ी डिले हुई आधे घंटे से, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आपसे माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। और जल्दी से भैया आ जाइए सभी लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग क्या, एक्चुअली रात ही हो रही है। तो हम लोग इस क्लास को फिनिश करेंगे। इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो यूनिट 1 का जितने भी क्लासेस हम लोगों ने फिनिश की हैं, 5 क्लासेस हम लोगों ने फिनिश की हैं, उन 5 क्लासेस का यहाँ पर हम लोग एक तरीके से रिवीजन भी करेंगे। जो लोग नए इस क्लास से जुड़ेंगे, जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखी होंगी, तो उनका एक बहुत ही शानदार कवरअप हो जाएगा। और जो लोग क्लासेस पूरी देख चुके हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग। प्रियंका, अमित, मलय कुमार, आर रंजन, सौरभ, राज भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, वो सॉरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो हमारा ये जो मॉक टेस्ट रहने वाला है, ये जो हमने यूनिट 1 के 5 लेक्चर्स को कंप्लीट किया है उसी से रिगार्डिंग रहेगा। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन होगी। और आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना समझा, और उसी को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए एक तरीके से रिवाइज हो जाएं, ठीक है। सर प्लीज़ आप टाइम चेंज मत कीजिएगा। नहीं, टाइम चेंज नहीं, एक्चुअली क्लास 8:30 से ही रहती है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा इशू हुआ, इस वजह से क्लास आज 9 बजे करनी पड़ी। सर कंप्यूटर की क्लासेस यूट्यूब पर करा दो। बिल्कुल, यूट्यूब पर जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, क्लासेस यूट्यूब पर लाइव ही रहती हैं, लेकिन जैसे ही क्लास फिनिश होती है उसके बाद ये प्राइवेट हो जाती है और ये चली जाती है एप्लीकेशन में। बात समझ रहे हो? तो इस क्लास को लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, और जिनको नोट्स सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके में चाहिए वो इनरोल कर सकते हैं पीसी बैच में, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा परमार एकेडमी एप्लीकेशन का। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सभी का पुनः अभिनंदन, वेलकम, स्वागत। और ये जो क्लास रहने वाली है आपका एज अ टेस्ट रहेगा, ठीक है। और स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि मॉक टेस्ट। तो सभी लोग एक कॉपी ले लेंगे, ठीक है ना, और एक पेन ले लेंगे, और उस पर अपना स्कोर जरूर मेंशन करेंगे, और वो भी ईमानदारी से, ठीक है ना। और बाद में आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। बात आ रही समझ में? ठीक है भाई, क्लास को एक बार सभी के साथ शेयर करेंगे, और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपने सर्वप्रथम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड द। मैंने आपको कॉपी और पेस्ट के शॉर्टकट बताए थे, तो उस शॉर्टकट के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। बिल्कुल, आपने लेक्चर नहीं किए हैं तो भी आप कर सकते हो। सर 5 लेक्चर अटेंड नहीं किया तो ये कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल कर सकते हो। चलिए भाई, आगे बढ़ेंगे तो जल्दी से बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। काफी लोगों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हो, जब भी आप किसी चीज को, किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हो, तो कॉपी करने के बाद ये सबसे पहले पहुंचता है क्लिप बोर्ड के पास। किसके पास पहुंचता है? क्लिप बोर्ड के पास। होता क्या है, जब कोई भी चीज आप कॉपी करते हो तो वो क्लिप बोर्ड में जाके स्टोर हो जाती है, और जब आप कहीं पर पेस्ट करते हो तो वो चीज कहां से उठ के आती है? क्लिप बोर्ड से उसके आती है। इसका मतलब पहले का जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि क्लिप बोर्ड। अगर मैं कॉपी की शॉर्टकट की बात करूं तो Ctrl+C होता है, और वहीं अगर मैं पेस्ट की बात करूं तो Ctrl+V होता है। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि मैंने कॉपी का एक और शॉर्टकट बताया था, मैंने कॉपी और पेस्ट का दूसरा एक और शॉर्टकट बताया था, तो वो शॉर्टकट क्या है? जल्दी से बताएंगे। कॉपी और पेस्ट का मैंने दूसरा शॉर्टकट बताया था,
किसको किसको याद है जल्दी से कमेंट करेंगे, जल्दी बताओ। कॉपी और पेस्ट के लिए अगर ऑप्शन में सपोज दैट कंट्रोल प्लस सी ना आया तो क्या करोगे? कंट्रोल प्लस वी तो हो ही गया। अगर पेपर में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ तब आप क्या करोगे? जल्दी से बताएंगे सभी। देखिए, अगर आप कॉपी के दूसरे शॉर्टकट की बात करोगे तो मैंने एक दूसरा शॉर्टकट भी बताया था, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट एक आपकी कीबोर्ड में बटन होती है, उसके माध्यम से। वहीं अगर मैं पेस्ट की बात करूं तो पेस्ट के लिए हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट। बात समझ रहे हो? ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों ने कमेंट किया भी है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट और शिफ्ट प्लस इंसर्ट। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ माउस पोर्ट? इनमें से कौन सा एक माउस पोर्ट कहलाता है? अगर यहां पर अगर आपका कीबोर्ड भी होता, अगर यहां पर कीबोर्ड भी होता तो भी ये क्वेश्चन सही होता। उसके लिए भी क्या वीडियो ग्राफिक्स एरे होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या HDMI यानी कि हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, कभी कभी आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लेता है HDMI का, क्या फायर वायर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो PS2 जो है वो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब थोड़ी सी जानकारी इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। जब भी हम माउस पोर्ट की बात करेंगे, जब भी हम माउस पोर्ट की बात करेंगे और कीबोर्ड पोर्ट की बात करेंगे, वो भी किसमें? PS2 में। जब भी हम PS2 में माउस पोर्ट और कीबोर्ड की बात करेंगे तो जो हमारा माउस पोर्ट रहने वाला है वो किस कलर का होता है? जल्दी से बताएंगे। माउस पोर्ट जो है वो किस कलर का रहने वाला है? तो माउस पोर्ट जो होता है वो आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है ना? और इसमें कितनी पिन होती हैं? नंबर ऑफ पिन्स भी पूछ लेता है, नंबर ऑफ पिन्स भी आपसे पूछ लेता है। तो नंबर ऑफ पिन्स इसमें कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं कीबोर्ड में बात करूं, ठीक है, कीबोर्ड में अगर मैं बात करूं तो कीबोर्ड में जो कलर होता है वो आपका पर्पल होता है। यानी कि PS2 पोर्ट, मदरबोर्ड में जो स्लॉट बने रहते हैं पोर्ट के, तो उसमें कीबोर्ड का जो होता है वो पर्पल होता है। ठीक है ना? और इसमें भी जो अगर हम नंबर ऑफ पिन्स की बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ पिन्स कई बार क्वेश्चंस में पूछेंगे, इसमें भी 6 होती हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि माउस पोर्ट भी PS2 कहलाता है और कीबोर्ड पोर्ट भी PS2 कहलाता है। कलर की बात करें तो ग्रीन कलर का जो पोर्ट होगा वो माउस के लिए यूज होता है, पर्पल कीबोर्ड के लिए होता है। वहीं अगर मैं वीडियो ग्राफिक्स एरे की बात करूं, यानी कि VGA की बात करूं, किसकी बात करूं? VGA। ये एक तरीके का पोर्ट है। ठीक है ना? ये एक तरीके का पोर्ट है जिसमें आपकी कितनी पिन्स होती हैं? अगर मैं नंबर ऑफ पिन्स की बात करूं तो 15 पिन्स होती हैं। किसके लिए यूज होता है? तो यूज होता है फॉर डिस्प्ले। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन को किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के साथ डिस्प्ले करने के लिए उसको हम VGA का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, नंबर ऑफ पिन्स कितनी हो गई? 15 हो गई। यानी कि जो VGA पोर्ट होता है तो उसमें इस तरीके का पोर्ट होता है जिसमें 3 रो होती हैं और हर एक रो में 5 पिन होती हैं। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो कुछ इस तरीके का VGA पिन होता है। वहीं अगर मैं HDMI की बात करूं, की बात करूं तो नंबर ऑफ पिन्स इसमें कितनी होती हैं? ये भी याद रखिएगा, नंबर ऑफ पिन्स जो होती हैं उसमें 19 होती हैं। कितनी होती हैं? 19 होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ पिन्स कितनी होती हैं? 19 होती हैं। यहां तक बात सारी समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका रिवीजन होता हुआ चलेगा। सारी चीजें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। वहीं अगर मैं फायर वायर की बात करूं और HDMI पोर्ट का यूज हम करते कहां हैं? हाई डेफिनेशन, यानी कि जो HD वीडियो के लिए जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं HDMI पोर्ट। फायर वायर की अगर हम बात करें तो ये हम कैमरा और अन्य वीडियो इक्विपमेंट को ऐड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना? फायर वायर एक तरीके का पोर्ट होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? लास्ट तक जुड़े ना, एकदम फ्रेश तरीके से पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रिस्टार्ट योर कंप्यूटर? अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने के लिए आप इनमें से कौन सी बटन प्रेस करेंगे? जल्दी से बताएंगे। आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा इसका आंसर भी। ठीक है ना?
तो कंट्रोल के साथ अगर ऑल्ट और डिलीट प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आप इस ऑप्शन से अपना जो कंप्यूटर है उसको रिस्टार्ट कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, Alt प्लस F4 क्या करता है? Alt प्लस F4 जो है टू क्लोज एन एप्लीकेशन, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन खुला हुआ है उसको बंद करने का काम करता है। वहीं कंट्रोल प्लस F4 भी टू क्लोज एन एप्लीकेशन, ये भी वही काम करता है। ठीक है ना, बात समझ गए। कंट्रोल प्लस F4 जो है ये भी एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं क्लोज करने का ही काम करता है। बात समझ गए। चलिए भाई, ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। सभी का सही जवाब हो रहा है बिल्कुल। क्लोज विंडो को क्लोज करने के लिए या किसी एक्टिव प्रोग्राम को बंद करने के लिए हम Alt प्लस F4 या कंट्रोल प्लस F4 का यूज करते हैं। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड। मैंने आपको जब मेमोरी वाला पार्ट पढ़ाया था तो इनमें से कौन सी मेमोरी जो है बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है। रिफ्रेश की जब हम बात करेंगे तो इनमें से कौन सी होगी? क्या EPROM होगा, या रोम होगा, या स्टैटिक रैम होगा, या फिर डायनेमिक रैम होगा? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर 4। अगर आप रिफ्रेश के लिए पूछ रहे हैं तो रिफ्रेश करने के लिए आपको डायनेमिक रैम का टिक करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारी डायनेमिक रैम होती है, डी रैम जो होती है, वो आपको बार बार इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए अपनी मेमोरी को बार बार वो क्या करता है? रिफ्रेश करता है। बात समझ गए हो। EROM मैं अगर बात करूं तो ये टाइप ऑफ रोम है। क्या है? एक टाइप है किसका? रोम का। रोम जो है वो कैसी मेमोरी है? ये नॉन वोलेटाइल है। रोम जो है वो कैसी है? जल्दी से बताएंगे। रोम जो है वो कैसी है? ये आपकी नॉन वोलेटाइल है। ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, रोम कैसी है? नॉन वोलेटाइल। अगर मैं इसके टाइप की मैं बात करूं, मैंने आपको MROM बताया था, यानी कि मास्क्ड रोम। मैंने आपको PROM बताया था, मैंने आपको EPROM बताया था, मैंने आपको डबल EPROM बताया था, मैंने आपको फ्लैश रोम बताया था। ठीक है ना, इतने सारे टाइप बताए थे मैंने रोम के। ठीक है, अब यहां पर मैं एक एक लेटर का एक्सप्लेनेशन किए देता हूं। अगर मैं M की बात करूंगा तो M का मतलब था मास्क्ड। क्या था? बाकी रोम आप समझ लेना, रीड ओनली मेमोरी। P का मतलब क्या था? प्रोग्रामेबल। ठीक है ना, अगर मैं EPROM की बात करूं तो इरेजेबल। ठीक है, अगर मैं डबल EP की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिकली। इसके फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और ये तो आपका हो गया क्या? फ्लैश रोम। बात समझ में आ गई। और ठीक है, वहीं रोम की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, यही मैंने फुल वो टाइप बता दिए किसके? रोम के। बात समझ में आ गई। ठीक है, वोलेटाइल। ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे इनमें से किसका हम यूज करते हैं। किसी भी, अगर कोई हमारी EPROM है उसमें हमें डेटा को इरेज करना है तो हम किसकी मदद लेते हैं? जल्दी से बताएंगे कमेंट में। अगर हमें इरेज करना है तो हम किसका मदद लेंगे? जल्दी बताओ भाई। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ठीक है, अच्छा, अगर हम रैम की बात कर लें, अगर हम रैम की अगर बात करें तो रैम कैसा है आपका? वोलेटाइल है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल मैंने डिफरेंस बताया था। वोलेटाइल यानी कि जो, अगर आपकी लाइट चली जाती है, इसका मतलब पावर फेल्योर हो जाता है, तो वोलेटाइल में आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी कि खो जाती हैं, मतलब कि उनको वो रिकवर नहीं कर पाता है। लेकिन रोम में क्या होता है? चाहे लाइट चली जाए, पावर फेल्योर हो जाए, वो भी अपनी इंफॉर्मेशन को
खोता नहीं है, लॉस्ट नहीं करता। ये मेन डिफरेंस है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में, ठीक है ना। चलिए भाई, ईपीरोम में हमने बताया था अगर आपको इरेज करना है डेटा को तो हम किसका यूज करते हैं, यूवी रेस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूवी रेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो काफी सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया, बढ़ेंगे आगे। कहता क्वेश्चन नंबर 5, एन एरर इन अ प्रोग्राम विच कॉजेज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड अ। अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, अगर उसमें कोई एरर आती है तो उसको क्या बोला जाता है, जल्दी से बताएंगे। बग बोलेंगे, बाइट बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे या फिर इन इट प्रॉब्लम बोलेंगे। इनमें से कौन सा सही जवाब होगा, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बग बोला जाता है, ठीक है ना। अगर किसी प्रोग्राम में आपकी एरर आती है तो उसको क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, कह रहा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कभी कभी इनकेस क्वेश्चन पूछ लिया था, मैंने आपको बताया था 2 दिसंबर को वर्ल्ड लिटरेसी कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा व्हाई प्रेसिंग विच की द टेक्स्ट ऑन राइट साइड ऑफ द कर्सर कैन बी डिलीटेड। अब देखो यहां पर एक अच्छी सी आपको बात बताता हूं। सपोज दैट मैंने यहां पर लिखा PARMAR, ठीक है, ये मैंने लिखा परमार, ठीक है ना। और सपोज दैट मैं जब इंफॉर्मेशन को टाइप कर रहा था तो मेरा कर्सर जो होता है वो यहां था। अगर आप चाहते हो कर्सर के इधर वाली चीजें डिलीट हों, ठीक है ना, और आप चाहते हो अगर कर्सर के इधर वाली चीजें डिलीट हों, यानी कि ये हो गया राइट साइड और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर आप चाहते हो कर्सर के लेफ्ट साइड की चीजें डिलीट हों तो उसके लिए आप यूज करते हो बैक स्पेस। क्या यूज करते हो, कीबोर्ड में एक बटन होती है बैक स्पेस नाम से, ठीक है ना। और जब आप कर्सर के, ये आपका क्या है, ये आपका कर्सर है, ठीक है ना, और कर्सर के अगर आप राइट साइड डिलीट करना चाहते हो, ठीक है, तब आपको बटन यूज करनी पड़ेगी डिलीट, जो कि कीबोर्ड में आपको मेंशन होती है। बात आ गई समझ में। कर्सर के लेफ्ट हैंड साइड कुछ डिलीट करना हो तो बैक स्पेस दबाएंगे, कर्सर के राइट हैंड साइड कुछ डिलीट करना हो तो आपको डिलीट बटन दबाना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ गई। तो बैक स्पेस डिलीट दोनों का यूज समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन 8, टू सेव एन एग्जिस्टिंग फाइल विद न्यू नेम एट न्यू लोकेशन वी शुड यूज। कह रहा किसी फाइल को नए नाम से नई जगह नई लोकेशन पर अगर आपको सेव करना है तो किस कमांड का आप यूज करेंगे। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक सेव बताया था और एक सेव एज बताया था, ठीक है ना, ठीक है ना। बनी हुई फाइल में कुछ चेंज करना चाहते हो, ठीक है ना, तो सेव का यूज करेंगे, या कोई नई फाइल आपने क्रिएट की उसको सेव करना चाहते हो तो सेव का यूज करोगे विद शॉर्टकट Ctrl+S, ठीक है ना। इसमें क्या करते हो, सेव एज कब यूज करते हैं, एक फाइल हमारे पास है, ठीक है ना, चेंज के साथ, ठीक है, कुछ हम चेंज करके नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना, न्यू फाइल, तो हम यूज करते हैं सेव एज। यानी कि हम क्या यूज करते हैं, F12 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन क्या होगा, सी, ठीक है। दूसरा शॉर्टकट अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था आपको, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एस प्रेस करोगे तो वो किसका काम करेगा, सेव एज का काम करेगा। बात आ रही समझ में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स को डिफाइन करता है। पहला है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ठीक है। दूसरा है ALU कंट्रोल यूनिट एंड रैम। कैसे कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। देखिए जब आप किसी प्रोसेसर की बात करते हो, यानी कि बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, CPU की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक मिलेगा ALU, एक मिलेगा CU और रजिस्टर्स, ठीक है। बेसिकली ये 3 मेन पार्ट होते हैं किसी भी प्रोसेसर के। ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट और ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। बात आ गई समझ में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब, बी जो दे रहे हैं वो गलत है। ALU कंट्रोल यूनिट रैम नहीं होता है प्रोसेसर का हिस्सा। रैम जो है वो आपका किस में आ जाता है,
ये आपका मेमोरी में आ जाता है भाई, ठीक है ना। प्रोसेसर का संबंध चीजों को ऑपरेट करना होता है, ठीक है। जो मेमोरी यूनिट हमने इसीलिए आपको अलग से पढ़ाई थी, तो मेमोरी यूनिट में हमने प्राइमरी सेकेंडरी इनका जिक्र किया था। प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम रोम आती है, ठीक है। वहीं सेकेंडरी मेमोरी आपकी अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको कहते हैं, ठीक है। रजिस्टर इज अ फास्टर देन कैशे, बिल्कुल सही बात है। निकिता मेहरा सही जवाब आपने दिया है अपनी बात को, ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। सर आपकी शादी हो गई है क्या? अच्छा, क्या करोगे भाई, हमारी शादी हो या ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। अ परमानेंट मेमोरी विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टअप द कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। जैसे ही परमानेंट मेमोरी दिमाग में आई तो तुरंत आपके दिमाग में एक शब्द आना चाहिए, रोम। क्या आना चाहिए? रोम। क्योंकि रैम जो थी वो मैंने क्या बताई थी, ये टेम्पररी मेमोरी है। ये कैसी मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी है। फिर कह रहा है विच होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन स्टार्टअप एंड कंप्यूटर एंड डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर ऑफ। इस डज नॉट इरेज डेटा आफ्टर पावर, इसी का मतलब है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल। अब देखो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछने की आदत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। बात समझ गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। रोम जो है वो एक परमानेंट मेमोरी है और अगर पावर ऑफ भी हो जाती तो अपनी डेटा को लॉस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। बहुत अच्छे से पढ़ाया था हमने, काफी चीजें बताई थी। विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए हम विंडो की के साथ हम किसका यूज करते हैं? ई क्या है आपकी? विंडो की, ठीक है। विंडो की के साथ आप ई प्रेस करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब। विंडो के अगर साथ आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड खुल जाएगा, ठीक है ना। और अगर विंडो एक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो क्विक लिंक मेन्यू आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। पावर ऑफ का होता है, ठीक है ना, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। वहीं मैं विंडो के साथ डब्ल्यू की अगर मैं प्रेस करूं तो आपका एक वर्क स्पेस एरिया ओपन हो जाता है, ठीक है ना। क्या? वर्क स्पेस एरिया ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया ए, जो कि आप देख पा रहे हो। जब आप विंडो के साथ विंडो के साथ एक्स प्रेस करोगे, ठीक है ना, तो आपका ये एरिया खुलेगा। कुछ इस तरीके तमाम, देखो पावर ऑप्शन है, सिस्टम है, डिवाइस मैनेजर है, डिस्क मैनेजर, कंप्यूटर मैनेजमेंट हो गया, शट डाउन और साइन आउट का ऑप्शन हो गया, तो फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन आ गया। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से आपको मिल सकती हैं, यानी कि क्विक लिंक मेन्यू, कई सारी चीज़ों को आप इसी से शॉर्टकट से यूज़ कर सकते हैं। और ये अब वर्क स्पेस आ गया, यानी कि क्या क्या चीज़ें खुली हैं, स्केच पैड हो गया और ये रिसेंटली यूज, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्लास के साथ लास्ट तक बने रहेंगे, पूरा क्लास एकदम अच्छे तरीके से आपका रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर बताएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड आइटम ऑन अ विंडो 10 होम स्क्रीन। ठीक है ना, अगर कोई भी फोल्डर है, ठीक है, आप उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो। अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या शो होता है? प्रॉपर्टीज में आपका शो होगा टाइप ऑफ फाइल, कि वो फाइल कैसी है, ठीक है ना, फाइल का साइज कितना है, लोकेशन कहां पर है फाइल की। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो फाइल हिडन है या नहीं है, ठीक है ना। तो उसी फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स में आपको शो होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट प्लस एंटर, यानी कि उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? हाँ कि ना, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफायर की। जब हमने कीबोर्ड वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है, तो वहां पर हमने कुछ कीज बताई थी। तो एक तो हमने बताया था मॉडिफायर की,
एक तो बताया था मॉडिफायर की और दूसरा बताया था हमने टॉगल कीज। ठीक है, यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। जब भी हम मॉडिफायर कीज की बात करेंगे तो मॉडिफायर में हमारा आ जाता है कंट्रोल, शिफ्ट आ जाता है, ठीक है ना, ऑल्ट आ जाता है। ये सारी बटनें जो है वो मॉडिफायर, यानी कि मॉडिफाई का मतलब क्या, यानी कि ये जो बटन्स हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती हैं। किसके साथ? ये कॉम्बिनेशन के साथ यूज होती हैं, यानी कि जैसे आपने कहा कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस एल, तमाम वगैरह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि मॉडिफायर की कौन सी है, तो कैप्स लॉक कह रहा है, ठीक है, नम लॉक कह रहा है, ऑल्ट है, शिफ्ट है, सी और डी है। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट दोनों ही आ गए, तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर मैं टॉगल कीज की बात करूं तो टॉगल कीज में आपका कैप्स लॉक आ जाता है, ठीक है ना, और यहीं पर आ जाता है आपका नम लॉक आ जाता है। ठीक है, न्यूमेरिक कीज में लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे बटन होती है और इसी में आपका स्क्रॉल लॉक भी आ जाता है। ठीक है, ये तीनों जो हैं वो आपकी टॉगल कीज में आ जाती हैं। आ रही बात समझ में? कितने क्वेश्चन हैं? अरे सब्र करो। ठीक है, आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। उपयोगकर्ता से प्राप्त डेटा को, उपयोगकर्ता कौन? आप, यूजर, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज करता है, तो कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य प्रारूप में परिवर्तित करने के लिए कौन सी इकाई जिम्मेदार है? ठीक है, क्या मेमोरी यूनिट इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या मतलब कि कौन सी ऐसी यूनिट है जो डेटा को कंप्यूटर को समझने में आसान बनाता है एक यूजर के द्वारा, यानी कि ये यहां पर जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर जो इंटरेक्शन हो रहा है आपके बीच में और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है ना, तो जब आप किसी माध्यम से अगर कंप्यूटर में इनपुट भेजेंगे तो वो किसके द्वारा परफॉर्म होगा? इनपुट यूनिट के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। जो लोग बी दे रहे हैं वो गलत है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? जब इंफॉर्मेशन इनपुट ले लेता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये डिसीजन लेती है, वो उसमें परफॉर्म लगाती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है? डिसीजन लेना और कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेटिव इंफॉर्मेशन होती हैं उनको कैलकुलेट करना, ठीक है, जो भी लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको ये रिजॉल्व करती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इनपुट यूनिट। 15 का नाम बताएंगे जल्दी से। कह रहा राइट द फुल फॉर्म ऑफ एमबीपीएस। एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? अगर मैं एमबीपीएस की बात करूं तो एमबीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा बाइट पर सेकंड, यानी कि मेगा बाइट्स पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 15 का ए, मेगा बाइट्स पर सेकंड। अब देखो यहां पर एक थोड़ा सा डिफरेंस दे देता है कभी कभी। अगर उसने इस तरीके से लिख दिया एमबीपीएस, अगर उसने छोटी बी बना दी, बात ध्यान देना, अगर उसने छोटी बी बना दी तब इसका फुल फॉर्म चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मेगा बिट्स पर सेकंड। अब ये है क्या? यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफर, यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर। बात समझ रहे हो? डेटा जो है वो किस स्पीड के साथ ट्रांसफर हो रहा है, तो उसकी हम बात किस में करते हैं? एमबीपीएस में हो सकता है। जब आप देखते हो इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, अरे भाई 10 एमबीपीएस आ रही है, 30 एमबीपीएस आ रही है, बहुत खुश हो जाते हो, छत पे लेके चले जाते मोबाइल, भाई इस कोने में इतनी एमबीपीएस स्पीड आ रही है। तो जब एमबीपीएस स्पीड ज्यादा आ रही होती तो कोई भी इंटरनेट से आप कोई भी वीडियो, ऑडियो या कोई भी फाइल आप बहुत जल्दी से डाउनलोड कर पाते हो। यही है आपका एमबीपीएस। मैंने दोनों चीजें बता दी। अगर स्मॉल बी है तो मेगा बिट्स होता है, अगर कैपिटल बी है तो बाइट होता है।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15 का ए। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी जवाब देंगे। विंडोज एक्सप्लोरर इज एन एग्जांपल ऑफ। विंडोज एक्सप्लोरर जो है वो क्या है? ठीक है, बहुत बताया था, एक फाइल मैनेजर है और इसको खोलने के लिए क्या हम यूज करते हैं? विंडो के साथ ई बटन है। ध्यान रखिएगा, जहां मैं हैज बनाऊं तो उसको विंडो की समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अ फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नमलॉक प्लस एस्टेरिक। मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है क्लास में, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा है उसको रखना पड़ा यहाँ पर। कह रहा है कि नम लॉक और एस्टेरिक साइन का यूज हम कब करते हैं? जल्दी से बताएंगे जिन लोगों ने पढ़ा है। 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर क्या होगा? जो लोग वेब ब्राउजर दे रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में गलत हैं। वेब ब्राउजर ना होगे, वो क्या है? फाइल मैनेजर है विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक है, नम लॉक के साथ एस्टेरिक साइन का अगर आप यूज करते हो तो मैंने आपको बताया था क्या ये क्या करेगा? डिस्प्ले ऑल, यानी कि 17 का 3 नंबर बिल्कुल सही जवाब। डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर अंडर द सिलेक्टेड फोल्डर। जब आप विंडो एक्सप्लोरर खोलते हो, ठीक है ना, जो आपका लेफ्ट साइड में जो आपका नेविगेशन पेन होता है, सपोज दैट ये आपका कोई एक फोल्डर है दिस पीसी नाम से, ठीक है, और अगर आपने इसको सेलेक्ट किया और नम लॉक प्रेस कर दी एस्टेरिक साइन के साथ, तो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितने भी फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, उसके अंदर सब फोल्डर, सभी को यहां पर ये ओपन कर देगा। तो इसके लिए यानी कि डिस्प्ले कर देगा, इसके लिए हम यूज करते हैं नम लॉक के साथ एस्टेरिक साइन। ठीक है, वहीं अगर कोलैप्स करना हो यानी कि इनको छुपाना हो, पहले तो डिस्प्ले हो गया, अब इनको छुपाना हो, ठीक है, तो छुपाने के लिए हम क्या करेंगे? नम लॉक के साथ हम माइनस साइन प्रेस करेंगे कोलैप्स करने के लिए। ठीक है, वहीं डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड फोल्डर, इसके लिए क्या करेंगे? नम लॉक के साथ प्लस करेंगे प्लस वाला सिंबल। ठीक है, ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स फॉर द सिलेक्टेड आइटम, इसके लिए आप क्या यूज करोगे? मैंने आपको बताया है क्या यूज करोगे? ऑल्ट प्लस एंटर। चीजें बार बार वही रिपीट होके मिलेंगी। ठीक है, तो एक तरीके से आपका शानदार रिवीजन होने ही वाला है। ठीक है, चलिए, इतनी बात, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर, इस सारी चीजें बताई थी। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है आपकी? बिट होती है। ऑप्शन नंबर सी होता है। अगर मैं बिट की बात करूं, ठीक है, अगर मैं 4 बिट को मिला दूं, जैसे ही 4 बिट को मिलाएंगे तो आपका एक नई क्वांटिटी बन जाएगी जिसको बोलते हैं, नई यूनिट बन जाएगी, एक निबल। अगर मैं ऐसे ही 8 बिट को मिला दूं तो एक नई यूनिट फिर से बन जाती है, उसको बोलते हैं 1 बाइट। अगर 8 बिट आप मिला दोगे तो एक बाइट बन जाएगा, 4 बिट मिलाओगे तो एक निबल कहलाएगा। ठीक है, और सुनिए, अगर आप एमबी चाहते हो, ठीक है, तो आप 1024 केबी, ये मैंने आपको टेबल दे रखी थी, ठीक है, तो आप यहां से समझ लेना 1 MB में कितने केबी हो जाए? 1024 केबी। वहीं अगर 1024 बाइट आपने मिला दिए तो 1 केबी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 केबी बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट यहां से रिलेशन पूछ लिया जाता है, कहता है 1 MB में कितने MB होते हैं? जल्दी से बताओगे, इसका आंसर कौन बताएगा? ठीक है ना, कह रहा है कि 1 मेगाबाइट में कितने मेगा बिट होते हैं। ठीक है ना, कैपिटल बी है तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल बी को क्या बोलेंगे? मेगाबाइट, और स्मॉल बी को क्या बोलेंगे? मेगा बिट। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जल्दी से बताओ भाई। 1 MB में कितने MB, यानी कि 1 मेगाबाइट में कितने मेगा बिट होते हैं? ठीक है, जब भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन होगा इसका 8। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए हम, देखिए, जब मैंने विंडोज एक्सप्लोरर आपको पढ़ाया था तो अरेंजमेंट ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम करने के लिए किस टैब पे जाते हैं? व्यू टैब पर जाते हैं। किस टैब पर? व्यू टैब पर जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर विंडोज 11 की बात करें तो फाइलों के बीच में स्पेस कम करने के लिए हम कॉम्पैक्ट साइन का यूज करते हैं।
बात आ गई समझ में? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 पर पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द इनपुट यूनिट। इनमें से कौन सा एक इनपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? देखिए भाई, स्टेटमेंट बेस्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। इट रीड्स इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। नॉट अ फंक्शन कह रहा है, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब ये तो बात सही है ना कि बाहरी दुनिया से कंप्यूटर अपने अंदर डेटा अगर ले रहा है तो वो इनपुट यूनिट से ही लेगा, तो ये बात तो हमारी सही हो गई। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा है इट कन्वर्ट्स द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ये भी बात सही है, यानी कि कंप्यूटर उसी ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करेगा अपने अंदर जिस में वो समझ पाता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही जवाब हो गया, सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कह रहा है इट मेक्स द डेटा यूजर इनटू अंडरस्टैंडेबल फॉर, बस बिल्कुल यही बात गलत हो गई। अगर आप इनपुट दे रहे हो, कंप्यूटर समझ ही नहीं पाएगा, तो इनपुट कराने का मतलब ही क्या रहा? तो आपका कोई भी जो इंस्ट्रक्शन आपने दे रहे होते हो कोई भी कार्य कराने के लिए, तो वो कंडक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है, इनपुट यूनिट के अंदर ही आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि इन फाइल एक्सप्लोरर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड्स द हिडन आइटम्स, ठीक है ना। जब भी आप हिडन आइटम की बात करो, फाइल के अरेंजमेंट की बात करो, तब भी हम व्यू टैब का ही इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। व्यू टैब को अब आप ओपन करोगे तो उसमें एक हाइड एंड शो का एक और ऑप्शन आता है, उसके अंदर आप हिडन फाइल्स को देख सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर फाइल को हाइड कर सकते हो। सर इतना टफ नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। कभी सीजीएल का मेंस दिया है आपने? आदर्श कुमार, ठीक है, एक बार सीजीएल मेंस के पेपर जो हैं पीवाईक्यूज वो एक बार देख के आना, ठीक है, तब मिलेंगे हम आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। एक बार जरा देख लेते हैं कि ये जो है आपकी कौन सी टैब है। ये आपकी व्यू टैब है, देख पा रहे होगे। व्यू टैब में आप देखो शो और हाइड का ऑप्शन है, यहाँ पर फाइल्स को हाइड और शो कर सकते हो। एक मैंने लेआउट बताया था आपको, यानी कि फाइल का अरेंजमेंट है, यानी कि कैसे देखना चाहते हो, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज आइकन, मीडियम साइज, स्मॉल आइकन, तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, अधिकांश विंडोज एप्लीकेशन में क्लिपबोर्ड से कॉपी किए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? आसान है, सभी लोग बताएंगे। Ctrl+V जो है वो उसका सही जवाब होगा। ये जो है वो हम कॉपी के लिए यूज करते हैं, Z जो है वो हम अंडू के लिए यूज करते हैं, X जो है हम कट के लिए यूज करते हैं, V आपका पेस्ट के लिए हो गया। अंडू का मतलब क्या होता है? यानी कि जो भी कोई भी काम आपने, सपोज दैट आपने लिखा परमार SSC, ठीक है ना, और धोखे से ये आपका SSC डिलीट हो गया, तो इस डिलीट किए हुए को दोबारा लाने के लिए आप Ctrl+Z करोगे तो परमार SSC जो है वो पूरा लिख के आ जाएगा। बात आज समझ में, ठीक है। क्वेश्चन 23, लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम आर। जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं जो एक बार में एक ही लाइन को प्रिंट कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, लाइन प्रिंटर्स के मैंने आपको एग्जांपल बताए थे कई सारे। तो अगर मैं लाइन प्रिंटर की बात करूं तो ये आपका आ जाएगा ड्रम प्रिंटर, और चेन प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। देख लेते हैं एक चार्ट की मदद से कि कौन इम्पैक्ट कौन नॉन इम्पैक्ट, और यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। जब भी हम टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की बात करते हैं, दो तरीके का होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट से मतलब ये, जब जो प्रिंटिंग जिसकी मदद से, जिस कंपोनेंट की मदद से पेपर पर प्रिंट होता है, अगर पेपर और वो कंपोनेंट दोनों ही साथ में आते हैं, ठीक है ना, पेपर और ये कंपोनेंट अगर दोनों ही साथ में आते हैं, टच करते हैं, तो यानी कि वो कहलाता है इम्पैक्ट, ठीक है ना। तो एक होता है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आपका ड्रम होता है, एक चैन होता है, एक बैंड प्रिंटर होता है। वहीं कैरेक्टर प्रिंटर में बात करें, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, ये सारी चीजें याद कर लेना, ठीक है, पूछी जाती हैं। वहीं अगर मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करूं तो आपका हो जाएगा इंकजेट, लेजर प्रिंटर और
थर्मल प्रिंटर्स जो है वो नॉन इम्पैक्ट में आते हैं, यानी कि जो प्रिंटिंग कंपोनेंट होता है उसका कांटेक्ट पेपर के साथ डायरेक्टली नहीं होता है, इस वजह से ये नॉन इम्पैक्ट बोला गया है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट कंट्रोल प्लस विंडो लोगो प्लस एफ। अगर आप कंट्रोल के साथ विंडो की के साथ अगर आप एफ प्रेस करते हो, ठीक है ना, तो ये सर्च फॉर कंप्यूटर्स के लिए डिफाइन होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहीं रिस्टोर द मिनिमाइज्ड विंडोज की बात करें, मतलब कि आपने सारी विंडो को मिनिमाइज कर दिया था, अब आप वापस से चाहते हो सारी विंडो खुल जाएं, तो उसके लिए आप यूज करोगे कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एम। ठीक है ना, और आप चाहते हो कि सभी विंडोज को मिनिमाइज करना, यानी कि टू मिनिमाइज विंडो। ठीक है ना, सभी विंडो को मिनिमाइज करना चाहते हो तो विंडो की के साथ आप क्या दबाओगे, विंडो की के साथ आप प्रेस कर दोगे क्या, एम। विंडो की के साथ आप क्या प्रेस कर दोगे, एम। सॉरी, ये कंट्रोल ना करो, कंट्रोल के साथ ये विंडो होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल के साथ ये क्या होता है, विंडो। ठीक है ना, विंडो की ये वाला। ठीक है, सारी ही की सारी मिनिमाइज्ड विंडोज को ये वापस से रिस्टोर कर देगा। ठीक है, ओपन माय कंप्यूटर, इसको हम विंडो के साथ ई प्रेस कर देंगे, तो हालांकि खुलता तो फाइल एक्सप्लोरर है, लेकिन माय कंप्यूटर भी वहां से खोला जा सकता है इस मदद से, तो ये ऑप्शन आपसे कंसीडर कर लिया जाएगा। सर्च फॉर फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर के लिए आप F3 या फिर कंट्रोल प्लस F का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसके लिए, किसी भी फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बढ़ेंगे। विंडो डी था ना मिनिमाइज के लिए, विंडो डी देखो मिनिमाइज नहीं होता है वो। विंडो डी जो है, जो आप बता रहे हो विंडो डी, ये आपको दिखता तो ऐसा ही कि हमने मिनिमाइज कर दिया हो, लेकिन ये आपको डिस्प्ले को, आपका ऑप्शन में लिखा होगा टू हाइड एंड शो डिस्प्ले, किसके लिए यूज करते हैं, विंडो डी का यूज करते हैं, डिस्प्ले और हाइड क्या, विंडो। यानी कि जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसको शो या फिर हाइड करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, विंडो डी का यूज करते हैं। ठीक है सर जी, ऑल मिनिमाइज के लिए विंडो डी। मैं क्या कह रहा हूं, बात पे ध्यान दें, वो आपको दिखता जरूर है विंडो डी कि मैंने मिनिमाइज कर दिया, ठीक है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर इस तरीके से मिल गया कि टू शो और हाइड डिस्प्ले, डिस्प्ले जो आपकी स्क्रीन है, यानी कि खुले हुए एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके आपको कहां ले जाए, डिस्प्ले पर, तो विंडो डी का यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, वहीं मिनिमाइज के लिए विंडो एम, रिस्टोर द मिनिमाइज्ड विंडो, विंडो के साथ शिफ्ट के साथ एम प्रेस करेंगे। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है डैश मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विद नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि जिसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में दिक्कत हो, यानी कि ले ही ना जा सको, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन पोर्टेबल। तो उनमें से एक मॉनिटर का मैंने आपको टाइप बताए थे, उसी में से एक है। तो देखो सीआरटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, जो सबसे पहले जब मुझे खूब ध्यान है, ठीक है, जब मैं क्लास सेकंड या थर्ड में था, ठीक है, तो ये एलसीडी एलईडी टीएफटी नहीं आती थी। ठीक है, बड़ी बड़ी मॉनिटर वाले खूब बड़े बड़े चौड़े चौड़े हुआ करते थे मॉनिटर, तो उनको सीआरटी बोलते थे। तो यही जो है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एलसीडी और एलईडी का जल्दी से फुल फॉर्म कमेंट करोगे, एलसीडी और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बिल्कुल सही सीआरटी होता है। एलसीडी और एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट में करेंगे। मैं बढ़ता हूं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। कह रहा है इन विंडोज वी गो टू ऑप्शन डैश इन कंट्रोल पैनल टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम फ्रॉम अवर कंप्यूटर, यानी कि किसी भी कंप्यूटर में अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है,
अनइंस्टॉल करना है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, तो आप कंट्रोल पैनल के किस फीचर पर जाएंगे? तो सीधा चले जाएंगे आप प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। लाइट एमिटिंग डायोड, बिल्कुल एलईडी सही है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, देव सिंह, कुमारी पूजा रानी, ठीक है, बिल्कुल सभी लोगों ने सही जवाब दिया। प्रोग्राम्स एंड फीचर वाले ऑप्शन पे जाके कंट्रोल पैनल में किसी भी एप्लीकेशन को आप क्या कर पाएंगे? अनइंस्टॉल कर पाएंगे। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट? इनमें से कौन सा एक आउटपुट यूनिट का फंक्शन नहीं है? जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? कह रहा है इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर। अब ये बात अगर मैं कह रहा हूं तो ये तो बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है, कि अगर कोई भी मॉनिटर स्क्रीन या कोई भी आउटपुट डिवाइस अगर आपको समझने में आसानी बनाती है, यानी कि आप उस चीज को समझ पा रहे हो किसी भी आउटपुट इंफॉर्मेशन को, तो आउटपुट यूनिट का बेसिकली काम तो यही होता है। सही है। कह रहा है इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। बिल्कुल, जो कंप्यूटर ने रिजल्ट तैयार किए हैं आउटपुट यूनिट उसी को तो डिस्प्ले करता है, ये भी सही बात हो गई। कह रहा है इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ये भी सीधी सी बात है, जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन तैयार हुए हैं इंफॉर्मेशन के तौर पर वो बाहर की दुनिया में उसको दिखाएगा। लास्ट वाला पढ़ लेते। कह रहा है इट सप्लाइज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। नहीं, अगर आउटपुट यूनिट में डेटा तभी आता है पूरी तरीके से प्रोसेस होके, मतलब कि पूरा फाइनल डेटा आपको दिखता है तभी आउटपुट यूनिट पर आएगा। ऐसा नहीं है कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसके बाद फिर से वो प्रोसेस होने के लिए जाएगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यही आपका गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन डी जो है उसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो लोगो प्लस F1। विंडो लोगो के साथ अगर आप F1 प्रेस कर रहे हो तो डिस्प्ले विंडोज हेल्प, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में मिलेगा आपको सिर्फ अकेला F1, तो ये भी हेल्प के लिए ही यूज होता है। जब आप MS ऑफिस पढ़ोगे तो MS ऑफिस में F1 का यूज हम एज अ हेल्प के लिए यूज करते हैं। वहीं लॉक द कीबोर्ड की लिए अगर मैं बात करूं तो विंडो के साथ अगर आप L प्रेस करोगे तो लॉक हो जाएगा। ओपन द रन डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो विंडो के साथ आपको R प्रेस करना पड़ेगा। यूटिलिटी मैनेजर खोलना है तो आपको विंडो के साथ U बटन प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन 29 विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कह रहा कि इनमें से कौन इनकरेक्ट है, पढ़ेंगे सभी। द राइट विंडो ऑफ विंडोज एक्सप्लोरर इज कॉल्ड नेविगेशन पोल। बिल्कुल यही गलत हो गया, राइट नहीं होता है, क्या होता है? लेफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो गया। बाकी हम पढ़ें या ना पढ़ें अलग बात, ठीक है, लेकिन पढ़ लेते हैं। हो सकता है कुछ दूसरा इन्हीं स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दूसरा आ जाए। कह रहा फ्रॉम द नेविगेशन पेन यू कैन व्यू योर कंप्यूटर्स फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर एंड एक्सेस फाइल्स डेटा एंड फोल्डर्स। नेविगेशन पेन की सहायता से, नेविगेशन का मतलब ही होता है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना आसानी से। तो नेविगेशन पेन जो होता है फाइल एंड फोल्डर का, मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका नेविगेशन पेन है। देखो यहाँ पर जितने भी फोल्डर हैं वो बाकायदा पूरा शो कर रहा है कौन कौन से फोल्डर हैं, तो आसानी से आप नेविगेट कर पाओगे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर की ओर। इन द नेविगेशन पेन देयर इज अ क्विक एक्सेस एरिया। बिल्कुल क्विक एक्सेस एरिया होता है, यानी कि वो सारे फोल्डर्स दिए हुए होते हैं जो आप आसानी से इजीली बहुत जल्दी एक्सेस कर पाओगे। नेविगेशन पेज इनेबल ईजियर नेविगेशन थ्रू विंडोज एक्सप्लोर। नेविगेशन प्लेन मदद करता है ईजियर नेविगेशन के लिए, विंडोज एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये जो एरिया है आपका नेविगेशन पेन है, और ये आपका सर्च बॉक्स हो गया, ठीक है, ये कॉलम नेम हो गया, ये आपका एड्रेस बार हो गया ये वाली, ठीक है, ये आपकी रिबन हो गई, कौन कौन सी टैब मिलती हैं, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट की विंडोज लोगो एल। विंडोज लोगो एल के साथ अगर आप किसी चीज को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर जो है आपका लॉक हो जाएगा। डिस्प्ले के लिए क्या करेंगे?
हेल्प के लिए विंडो के साथ F1 प्रेस करेंगे, रन के लिए विंडो के साथ R प्रेस करेंगे। ठीक है, बारी बारी से चीजों को देखिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, कह रहा है PCI स्टैंड्स फॉर। PCI का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जिसको छुट्टी चाहिए वो जा सकता है, जिसको छुट्टी चाहिए वो जा सकता है। PCI की जब भी हम बात करेंगे तो PCI का मतलब होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम PCI की बात करते हैं तो ये एक हाई स्पीड बस है। ये क्या है? हाई स्पीड बस। अब बस वो बस मत समझ लेना ट्रेवलिंग वाली बस। मैंने क्या बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना? पाथ होता है, पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो पाथ होते हैं वो क्या होती हैं? बसेस कहलाती हैं। तो PCI एक हाई स्पीड बस है जो यूज किया जाता है किसी भी हार्डवेयर को, किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को अटैच करने के लिए, जब हम कभी भी कंप्यूटर से उसको इंफॉर्मेशन शेयर करनी हो तब हम यूज करते हैं हाई स्पीड बस, यानी कि PCI। अब ये PCI कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? जितने भी आपके एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, जितने भी आपके एक्सपेंशन कार्ड होते हैं, जैसे आपका साउंड कार्ड, ठीक है ना, आप एक्स्ट्रा से ऐड कराते हो ना, ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है ना, नेटवर्क कार्ड, इन सभी को अटैच करने के लिए PCI यानी कि पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का मदद ली जाती है, जिसको बोलते हैं PCI। बात समझ गए? पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32, विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू विंडोज ऑपरेटिंग टू डिस्प्ले द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स। सिस्टम की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यहां पर जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ा तो आप सीधा ऑल्ट प्लस एंटर मार के ना चले आना, ठीक है, समझ लेना। ये ऑल्ट प्लस एंटर जो है वो ये किसी फोल्डर की प्रॉपर्टी को ओपन करता है, फोल्डर प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर पूछ रहा है सिस्टम की प्रॉपर्टी। सिस्टम की प्रॉपर्टी करने के लिए हम विंडो लोगो के साथ ब्रेक, कभी कभी ब्रेक के साथ आपको पॉज भी ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, दोनों ही इसके लिए होते हैं, विंडो लोगो या फिर ब्रेक के साथ पॉज या फिर ब्रेक। कीबोर्ड में एक बटन होती है, ठीक है, एक ही बटन के ऊपर लिखा रहता है पॉज, उसके नीचे ही लिखा रहता है ब्रेक, ठीक है। विंडो लोगो M क्या करता है? मिनिमाइज करता है, ठीक है। विंडो लोगो D क्या करता है? डिस्प्ले पर ले जाता है। विंडो लोगो के साथ आपकी स्टार्ट बटन ओपन हो जाती है, ठीक है ना। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। जल्दी से बताएंगे, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज इनमें से कौन सा है? बैकअप, सेकेंडरी, प्राइमरी या फिर कैशे। क्वेश्चन नंबर 33, देखो भाई जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी क्या हैं? नॉन वोलेटाइल हैं। क्या हैं? नॉन वोलेटाइल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी के साथ साथ जो रोम है वो भी आपकी क्या है? नॉन वोलेटाइल है। क्वेश्चन 34, कैन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के बाद आप सारी की सारी लिस्ट को कहां पर डिस्प्ले किया हुआ मिल सकता है आपको? कंट्रोल पैनल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, रेड स्टैंड्स फॉर। ये चीजें पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में, नोट कर लेना। रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। किस किसने रेड मूवी देखी है भाई, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। अभी आरआरबी टेक्नीशियन के लिए हम लोग एक क्लास प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सभी पीवाईक्यूज को एक ही क्लास में कवर करेंगे। रेड का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है? रेड के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क जो है वो इसका सही जवाब है। अब ये रेड करता क्या है? एक्चुअली ये है क्या? ये एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। क्या है रेड? एक स्टोरेज टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी के तहत किसी भी स्टोरेज डिवाइस में डेटा इस तरीके से स्टोर होता है कि अगर इन केस सिस्टम फेल्योर अगर होता है, सिस्टम फेल्योर होने से कोई भी डेटा अगर लॉस्ट हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरी जगह से डेटा उठा के आपको प्रेजेंट कर देगा। यानी कि जब रेड जो टेक्नोलॉजी जब यूज होती है किसी भी स्टोरेज डिवाइस में, तब वो पर्टिकुलर डेटा को मल्टीपल जगह, किसी भी डेटा को मल्टीपल प्लेसेस पर स्टोर करता है। बात समझ रहे हो? इसलिए स्टोर करता है इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ दैट डिवाइस द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट प्लेस। ठीक है, तो रेड का इस्तेमाल हम इस लिए किया जाता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन नंबर ए, 35 का ए। ठीक है, रेड मार देगा सर जी बिल्कुल, मेरे को पता नहीं बट ऑप्शन ए में लास्ट में सिंबल है, सो सॉरी सर आई फॉरगॉटन। अच्छा ठीक है, इस क्लास में बिल्कुल पीडीएफ वगैरह जो है क्लास आपको सब मिल जाएगी, परेशान ना होइए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल शॉर्टकट कंट्रोल वाइल ड्रैगिंग एन आइटम। जब आप किस कंट्रोल के साथ किसी भी आइटम को ड्रैग करते हो, मैंने आपको बताया था, सपोज दैट ये आपका फोल्डर है, ठीक है, एक फोल्डर है और इसके आपने कंट्रोल को दबा के रखा है और माउस की लेफ्ट बटन को दबाए हुए इसको यहां पर ड्रैग किया और यहां छोड़ दिया, तो ये क्या कर देगा? कॉपी ऑफ फोल्डर बना देगा। कॉपी ऑफ फोल्डर बना देगा, यानी कि सिलेक्टेड आइटम को कॉपी कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं अगर कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर ड्रैग करोगे, ठीक है ना, तो ये क्या कर देगा? उसी फोल्डर का क्या बना देगा? शॉर्टकट बना देगा। बात समझ में आ गई? किसी भी फोल्डर को आपको रीनेम करना है, फोल्डर को सेलेक्ट करिए, F2 प्रेस कर दीजिए, डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली अगर डिलीट करना है तो फोल्डर को सेलेक्ट करिए और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। आपका काम मतलब वो फाइल जो है बिना रिसाइकिल बिन में जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाएगी शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ। ठीक है ना, बिल्कुल शॉर्टकट बन जाएगा। हाँ ठीक है, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर आप ड्रैग कर रहे हो तो क्या करेगा? अब ड्रैग का मतलब समझ पा रहे हो? यानी कि किसी फोल्डर को कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस कर ली और उसी पर लेफ्ट क्लिक कर दी और छोड़ा नहीं और उसको लेके दूसरी जगह लाए और फिर छोड़ दिया, तब फिर ऐसा करने से उसका क्या बनेगा? शॉर्टकट बन जाएगा। क्वेश्चन 37 विच इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट सेट ऑफ प्रोग्राम और डेटा फाइल्स फॉर सेफ कीपिंग। जो डुप्लीकेट, मैंने आपको जब बैकअप चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, जब भी किसी भी फाइल और फोल्डर की डुप्लीकेट बनाते हैं तो उसका मतलब हम उसका क्या ले रहे होते हैं? बैकअप ले रहे होते हैं, बैकिंग अप, यानी कि उस फाइल को बैकअप में स्टोर कर रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। सर जी परमानेंट डिलीट होने के बाद आइटम कहाँ जाता है? परमानेंट डिलीट होने के बाद वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, कहीं भी आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसकी मदद से अगर आपने किसी भी स्टोरेज डिवाइस को फॉर्मेट भी कर दिया है तो उनको आप वो पुनः उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप अपने सिस्टम से आप उसको नहीं देख सकते, ना ही उसको रिकवर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 38 द ALU गिव्स द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड आउटपुट इज स्टोर्ड इन द, जल्दी से बताएंगे 38 का आंसर क्या होगा? ALU क्या करता है? मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन को ऑपरेशन करके आउटपुट के लिए भेज देता है। तो जो आउटपुट होता है वो कहां स्टोर होता है? ALU के बाद का। क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है,
जब एएलयू किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो वो किसके पास भेज देता है, रजिस्टर्स के पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। कह रहा है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, ओपन द सर्च बार। ये सर्च बार को ओपन कर देगा। जो अगर आप विंडोज एक्सप्लोरर जो आपका खुला हुआ होता है तो साइड में राइट हैंड साइड पे जो सर्च बार होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा। वहां पर कुछ भी आप टाइप करके पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो कंट्रोल के साथ अगर आप ई प्रेस कर रहे हो तो ओपन करेगा सर्च बार, अगर आप विंडो के साथ ई तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन 40, विच अमंग द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, तो देखो एक चीज को इसको क्लियर कर लेना बड़े अच्छे से। कह रहा है कि किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था पहली बार। तो जब हम ट्रांजिस्टर के यूज की बात करते हैं तो ये तो किया गया था सेकंड जनरेशन में। अब जल्दी से कमेंट में बताएंगे आईसी किस जनरेशन में यूज की गई, मैग्नेटिक टेप किस जनरेशन में यूज किया गया, जल्दी से कमेंट में बताओ। मैग्नेटिक टेप किस जनरेशन में यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब किस में यूज किया गया, आईसी किस में यूज हुई, मैग्नेटिक टेप किस में यूज हुआ, और आपका वैक्यूम ट्यूब किस में यूज हुआ, और मैग्नेटिक डिस्क भी बताएंगे किस में यूज हुआ। मैग्नेटिक डिस्क, आईसी हुआ थर्ड में, बिल्कुल सही है। ठीक है, आईसी जो हुआ था वो थर्ड जनरेशन में यूज हुआ। वहीं अगर हम मैग्नेटिक टेप की बात करें तो ये यूज हुआ था किसमें, सेकंड में। वैक्यूम ट्यूब जो है वो किसमें हुआ था, फर्स्ट में। ठीक है, एज अ हार्डवेयर। और मैग्नेटिक डिस्क जो है वो एज अ मेमोरी स्टोरेज यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। बात याद रखना, ठीक है ना। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक डिस्क, थर्ड में आईसी यूज की गई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर यूज किया गया था एज ए हार्डवेयर। ठीक है, और फोर्थ में आपका एलएसआई यूज किया गया था, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। बात समझ रहे हो। फिफ्थ में आपका क्या यूज किया गया था, यूएलएसआई, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, याद रख लेना। बात समझ गए। तो कुछ ये चीजें जो हैं वो आपसे पूछ ली जाती हैं तो आप इनको भी याद रखेंगे। मैग्नेटिक टेप सेकंड में हो गया। ठीक है, रैम किस में यूज की गई, जल्दी से बताओगे। रैम और अदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ये किस में यूज की गई, ये भी आपकी थर्ड जनरेशन में यूज करी गई। क्लियर है। अच्छा, एक चीज और बताएंगे आप, स्पेस नहीं बचा तो यहीं पे लिख लेते हैं। एआई का यूज किस जनरेशन में किया गया, एआई का यूज किस जनरेशन में किया गया, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। एआई का यूज किस जनरेशन में किया गया। देखो भाई, एआई जो है वो आज की जनरेशन, करंट जनरेशन यानी कि फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया। अब जल्दी से कमेंट में ये बताएंगे कि एआई शब्द को किसने कॉइन किया था, कॉइंड द टर्म एआई। ठीक है, तो इसका आप जवाब जल्दी से कमेंट में बताएंगे कि एआई शब्द को किसने कॉइन किया था। बिल्कुल, एआई जो है फिफ्थ जनरेशन में हुई थी और इसको किया था जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे, मैंने सारी चीजों को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है ना, याद नहीं, बिल्कुल पूजा ने बताया कि जॉन मैकार्थी। ठीक है, एआई शब्द जो है वो किसने तैयार किया था, जॉन मैकार्थी ने। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। आस्काई फुल फॉर्म पूछता है, आस्काई का फुल फॉर्म क्या होगा। 41 आंसर देंगे, 41 का आंसर क्या होगा। हरियाणा से राम राम जी, बिल्कुल राम राम भाई आपको। प्रवीण कौशिक,
चलिए जल्दी से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा? देखिए जब भी हम ASCII की बात करते हैं तो ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। जब भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को मतलब कि स्टोर कराने की कोशिश करी जाती है तो उसका एक कोड तैयार किया गया, उसी कोड के आधार पर चीजें जो है कंप्यूटर समझता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही जवाब। कुछ लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं, भाई ए ऑप्शन क्यों दे रहे हो? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, बात समझ रहे हो? मुझे पता था तुम ये गलती करोगे, इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है इज द रॉ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट। जो रॉ मटेरियल होता है जो इनपुट की तरह यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताओ भाई, उसको आप क्या कहोगे? भाई कोई डेटा ही तो होता है जो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है एज अ इनपुट। एंड डैश इज द प्रोसेस्ड डेटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या होता है? डेटा को जब आपने इनपुट कराया तो इनपुट कराते समय उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? आधार होगा, कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे, वही तो डेटा प्रोसेस करेगा, वही तो कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करेगा। यानी कि पहले में आ जाएगा डेटा, दूसरे में आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस। दूसरे में क्या आ जाएगा? इंस्ट्रक्शंस। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। जो लोग सी दे रहे हैं ध्यान देंगे, डेटा प्रोग्राम नहीं होगा। प्रोग्राम जो है वो क्या होता है? पूरा ही जो शुरुआत में इनपुट किया, फिर उसमें इंस्ट्रक्शन किया, फिर उसने डेटा को आउटपुट के लिए तैयार किया, ये पूरे ही प्रोसेस को प्रोग्राम बोला गया। लेकिन वो पूछ रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा जब प्रोसेसिंग के लिए होने के बाद आउटपुट दिखाता है तो वो क्या है? एज अ इंस्ट्रक्शन तैयार होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 43 जल्दी से बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है? मैंने आपको पहली क्लास में कंप्यूटर सिस्टम की इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हल्के में तो लेना नहीं। जल्दी से बताओ 43 का आंसर क्या होगा? देखिए भाई, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो इसमें कई सारी कैरेक्टर, इसकी स्पीड जो है अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जाना जाता है अपनी एक्यूरेसी के लिए, ठीक है ना, यानी कि इससे बहुत गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये जाना जाता है स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, इसके पास काफ़ी अच्छी खासी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये जाना जाता है अपनी रिलायबिलिटी के लिए, ठीक है। ये जाना जाता है डिलीजेंस के लिए, यानी कि ये बिल्कुल कर्मठ होता है, थकता नहीं है। ये जाना जाता है वर्सेटिलिटी के लिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको एजटेटिव एग्जाम में मिलते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नहीं है, तो देखो उसका IQ तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, ना ही उसकी कोई जवाबदेही होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को आपने कोई काम उसने करके नहीं दिया, आप गए गुस्से में उसको तोड़ फाड़ दिया, ठीक है, तो आप उसकी जवाबदेही उसकी नहीं है। लेकिन वर्सिटिलिटी है, बहुउपयोगी है, तमाम सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। डेलीजेंस भी है, बिल्कुल थकता नहीं है, हमेशा काम में लगा रहता है। तो यानी कि तीसरा और चौथा दोनों ही जो हैं वो आपकी विशेषताएं हैं, लेकिन वो पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? पहली और दूसरी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 44, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक। ये क्वेश्चन पूछा गया है CGL में, ठीक है, वो भी मेंस में ही पूछा गया है। कह रहा नोटबुक की तरह दिखने वाला कौन होता है? वो होता है आपका लैपटॉप कंप्यूटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, द पार्ट ऑफ प्रोसेसर विच कंटेन्स हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर। बताओ भाई, ये आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में आने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोसेसर का कौन सा ऐसा हिस्सा है विच कंटेन्स हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर, ठीक है। तो उसका लिए सही जवाब होगा आपका डेटा पाथ। क्या होगा? डेटा पाथ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। एक प्रोसेसर का ऐसा पार्ट होता है
जहां पर हार्डवेयर से कनेक्ट करते हुए सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कराते हुए जो भी कंप्यूटर को नीड पड़ती है, तो वो किसकी मदद से, डेटा पाथ। भाई डेटा को ट्रेवल कराने के लिए अगर पाथ ही नहीं होगा तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रेवल करेंगी, कैसे शेयर होंगी। तो डेटा पाथ तो होना ही चाहिए हार्डवेयर के साथ जब उसका कांटेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा, कंट्रोलर नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 45 का ए होगा। विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? पूरे ही वर्ल्ड में पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन था? सभी को पता होगा, ENIAC। अब जल्दी से ENIAC का फुल फॉर्म कमेंट में कर दो, कमेंट सेक्शन में ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। बात समझ गए? ठीक है। अच्छा, पैस्कलिन की अगर मैं बात करूं तो इसको किसने तैयार किया था? ये क्या था? पैस्कलिन जो है वो क्या था? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो है वो पैस्कलिन था और जिसको तैयार किया था ब्लेज पास्कल ने। ठीक है, किसने तैयार किया था? ब्लेज पास्कल ने तैयार किया था। बात समझ रहे हो? अच्छा, वहीं नेपियर बोन्स की अगर मैं बात करूं तो ये जॉन नेपियर ने तैयार किया था। ठीक है, इसमें कुछ बोन्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर पाते हो। ठीक है, चलिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। बढ़े भाई आगे, आगे बढ़ा जाए। जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे, मैंने ENIAC को दूसरा फुल फॉर्म लिख दिया मैंने। ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लो, फ्लो में चीजें दूसरी लिख गई। ठीक है, एडीबैक का मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, लेकिन पूछा क्या गया है यहाँ पे? ENIAC पूछा गया है, इसको थोड़ा सही कर लो। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, माफी चाहेंगे इसके लिए। ठीक है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। ENIAC जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर हो गया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। हु क्रिएटेड एनालिटिकल इंजन, वन ऑफ द अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस? एनालिटिकल इंजन को किसने तैयार किया था? देखिए भाई, जब भी हम एनालिटिकल इंजन की बात करेंगे तो ये किसने तैयार किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, चार्ल्स बेबेज ने एक दूसरा इंजन और तैयार किया था, उसका नाम क्या होगा? एक दूसरा इंजन और तैयार किया था, उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम क्या था? डिफरेंस इंजन था। क्या नाम था? डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये दोनों ही चार्ल्स बेबेज ने तैयार किए थे। ठीक है, अच्छा वहीं अगर मैं हरमन होलरेथ की बात करूं तो हरमन होलरेथ ने क्या किया था? इन्होंने एक तैयार किया था इलेक्ट्रॉनिक, लिख लेना इसको, इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेटिंग मशीन तैयार की थी। किसके लिए? जो आपके पंच्ड कार्ड होते हैं उनके लिए। ठीक है ना, कि क्या होते हैं? पंच्ड कार्ड, PUNCHED। पंच कार्ड में जो टेबलेटिंग मशीन होती है, जो इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करती है, वो किसने बनाई थी? हरमन होलरेथ ने। तो 47 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48। इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी स्टोरेज।
ठीक है, एक एक शब्दों पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। टेबुलर मशीन, बिल्कुल 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 ठीक है, 48 का सही जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होगा 48 का। ऑक्सिलरी स्टोरेज को हम किस नाम से भी जानते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी, जब मैंने मेमोरी पढ़ाया था तो मैंने सेकेंडरी मेमोरी में एक नाम और भी ऐड किया था, ऑक्सिलरी स्टोरेज मेमोरी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। प्राइमरी में आपका वही आ जाएगा, रैम और रोम, ठीक है, रैम और रोम। कैसे जो है मेमोरी क्या करती है, ये आपके किसी भी प्रोग्राम को तेजी से रन कराने के लिए उसमें जो पहली बार में जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इंस्ट्रक्शन थे उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए, दूसरी बार खोलने के लिए वो पहले वाले इंस्ट्रक्शन को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ताकि जब अगली बार सेम इंफॉर्मेशन या सेम इंस्ट्रक्शन जब आप दो तो उसको कैलकुलेट करने में कम समय लगे, यानी कि जल्दी हो जाए। तो इस लिए यूज करते हैं हम लोग कैशे मेमोरी। 49 एक फिर से आ गया, कह रहा कंप्यूटर इज ए डम्ब मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फॉर द यूजर। कहना ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वालिटी है किसी कंप्यूटर की, वो किस स्टेटमेंट के लिए वैलिड है? ठीक है, देखो कंप्यूटर एक गूंगी मशीन है, बात समझ गए। जो यूजर इंस्ट्रक्शन देगा वही कंप्यूटर निकाल के देगा। अब वो चाहे यूजर ने गलत दिया हो या सही दिया हो, लेकिन कंप्यूटर अपनी भाषा में उसको सही कैलकुलेट करके देगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आईक्यू वाली बात हो गई, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कुछ बताया तो वो समझेगा अपने स्तर से, नहीं इन्होंने गलत बताया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई आईक्यू यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए ये क्वालिटी जो है वो आईक्यू के अंदर जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 50। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा को किसने तैयार किया था? बिल्कुल आसान है, जेम्स गॉसलिंग ने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 51 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से कौन सी एक मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? ठीक है, तो जब भी हम डीवीडी की बात करते हैं तो डीवीडी क्या है आपका? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है ना। और ये कैसी डिवाइस है? ये आपकी ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल पे काम करती है ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। लेजर बीम पे काम करती है, लेजर बीम की मदद से डेटा को रीड एंड राइट कर पाती है। तो यानी कि डीवीडी जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ना कि मैग्नेटिक डिस्क। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेकिन डिस्क पैक हो गया, विंचेस्टर डिस्क हो गया, जिप डिस्क हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं। देख पा रहे होगे, ये जो है वो आपका डिस्क पैक है। ये क्या है? डिस्क पैक है। ये आपकी डीवीडी है। ये आपका क्या है? जिप डिस्क है। और ये आपका क्या है? विंचेस्टर डिस्क है। बात समझ गए? ठीक, बढ़ेंगे आगे। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक स्टोरेज। अब इनमें से कौन सा एक मैग्नेटिक स्टोरेज नहीं है? अभी बताया विंचेस्टर है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी ड्राइव है, लेकिन मेमोरी कार्ड में जो होता है वो कैसा होता है? ये फ्लैश ड्राइव है। ये कैसी ड्राइव है? फ्लैश ड्राइव है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 53, द मैग्नेटिक टेप इज जनरली अ प्लास्टिक रिबन कोटेड विद। इसका इंपॉर्टेंट लगा लो और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जो मैग्नेटिक टेप होता है उसकी जो प्लास्टिक रिबन होती है वो किससे कोटेड होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड? जल्दी से बताएंगे, बताओ भाई जल्दी, इसका आंसर क्या होगा? साक्षी तिवारी, ए ए ए ए। 53 का भाई काफी लोग ए दे रहे हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा, सही बताओ। सही बताइए क्या होगा।
क्रोमियम डाइऑक्साइड होगा या कॉपर ऑक्साइड होगा। काफ़ी लोग दे रहे हैं बी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, आपकी सभी लोगों की आपकी वो जो क्यूरियसिटी है वो दूर कर देते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा क्रोमियम डाइऑक्साइड, 53 नंबर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? क्रोमियम डाइऑक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो मैग्नेटिक कोट पर, मैग्नेटिक टेप पर जो उसके टेप पर जो कोटिंग होती है वो क्रोमियम डाइऑक्साइड की होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 54 पे बढ़ेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं करता है? 54, ठीक है। इनपुट भी करता है, कंट्रोल भी करता है, प्रोसेस भी करता है, आउटपुट भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ई। आगे आ जाओ। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का भंडारण करना, यानी कि वेयर हाउसिंग डेटा। 55 नंबर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? स्टोरिंग डेटा, गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई डेटा का भंडारण करना प्रोसेस से तो मतलब हो नहीं, ना ही स्टोरिंग से प्रोसेस का मतलब है, ना ही एनालाइज से प्रोसेस का मतलब है। प्रोसेस का मतलब है यानी कि डेटा को यूज करने के लिए तैयार रखना। गेटिंग इंफॉर्मेशन, जस्ट अ मिनट, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, ऑप्शन नंबर सी होगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अरे भाई डी क्यों दे रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। डेटा प्रोसेस का मतलब क्या है? जब उसने डेटा प्रोसेस कर लिया, इसका मतलब गेटिंग इंफॉर्मेशन, अब किसी भी इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, गेट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, द डिस्क सरफेस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड। जो आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, ठीक है ना, वो इनविजिबल कंसेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? क्या ड्राइव बोलते हैं, क्या ट्रैक बोलते हैं, स्लिट्स बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक बोलते हैं। देख लेते हैं एक छोटे से फिगर से कि किस तरीके से जो मैग्नेटिक डिस्क्स होती हैं उसमें अरेंजमेंट होता है। देखिए ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ट्रैक है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में ही डेटा को अरेंज किया जाता है। और ये जो देख पा रहे हो इस पर्टिकुलर पार्ट को, इसको सेक्टर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है। और ये सर्कुलर फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करता है, यानी कि इस ट्रैक पर स्टोर करने का काम करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कुछ एक फिगर दिखाने की कोशिश करी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, थोड़ा सा आइडिया दिया। क्वेश्चन नंबर 57 इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर मारो। नॉट अट ऑप्टिकल डिस्क, देखिए भाई डीवीडी है, सीडी भी है, वॉर्म भी है, लेकिन विंचेस्टर जो है वो आपकी मैग्नेटिक है। विंचेस्टर कैसी है? मैग्नेटिक है, यानी कि यही ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 58, डैश मेमोरी समटाइम्स यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट अ रैपिड रेट। देखो मैंने आपको जब कैसे बताया था, मैंने आपको समझाया था, इज यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, इस प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाना, ठीक है, ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। तो उसको किस मेमोरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 बताएंगे, ठीक है। तो वो होगा आपका कैशे मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये मेन मेमोरी से फास्ट होता है। कैसे जो है वो मेन मेमोरी से फास्ट होता है, ठीक है। बहुत कम टाइम लेती है ये डेटा को प्रोसेस करने में। 59 नंबर इज द ओल्डेस्ट, बिल्कुल रिपीट हुआ वो क्वेश्चन है। जो ओल्डेस्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग है वो सिंगल कोर पे काम करता है। इस समय तो 24 कोर तक आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इट इज अ टाइप ऑफ डेडिकेटेड फाइल स्टोरेज डिवाइस। पीवाईक्यू पूछा गया है, पिछली साल का क्वेश्चन है, रखना जरूरी था, ठीक है। is a type of dedicated file storage device that provides a local area network users with centralized consolidated disk storage through a standard Ethernet connection.
कह रहा है एक ऐसा प्लेस फाइल स्टोरेज का जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है, तो उसके लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देंगे, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज यानी कि NAS। NAS का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल NAS सभी लोगों का सही जवाब है, सभी लोगों का सही जवाब है। ठीक है, यहां तक बताओ कितना कितना स्कोर हुआ, जरा 1 मिनट। किसका कितना स्कोर हुआ जल्दी से बताएंगे सभी। बिल्कुल, जोया राजपूत 55, 54, 48, बिल्कुल काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द लेजर प्रिंटर? लेजर प्रिंटर के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कह रहा है यूजेस लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन अ पेज। बिल्कुल ये तो स्टेटमेंट भाई सही है। ठीक है, लेजर लाइट का ही इस्तेमाल करता है। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, यही गलत हो गया। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज एक टाइम पर प्रिंट नहीं, एक टाइम पर एक ही कॉपी प्रिंट करता है। ठीक है, स्पीड बिल्कुल फास्ट होती है। ठीक है, मल्टीपल फॉन्ट एंड साइजेस का साथ ही सपोर्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 62, विच अमंग द फॉलोइंग डिवाइसेज इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट? कह रहा है इनमें से कौन सी एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट है? देखिए भाई, ये आपका रखा हुआ है, क्या ये आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट है? क्या नहीं है, इसको हम बोलते हैं ट्रैक बॉल। क्या बोलते हैं? इसको ट्रैक बॉल बोला जाता है, और एक तरीके की ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट की बात करें तो जो आपका मॉनिटर होता है वो आपका क्या होता है? VDU होता है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। सॉरी, इनपुट क्यों? ट्रैक बॉल आपका इनपुट हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया, स्कैनर आपका इनपुट हो गया। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर को किसी भी पेपर की जब स्कैनिंग होती है तो उसको बोलते हैं OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर बोला जाता है। ठीक है ना, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है वो आपका चेक बुक्स जो होती हैं, ठीक है, उनको रीड करने के लिए यूज किया जाता है MICR। बात समझ गए सभी? क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इनपुट डिवाइसेस? इनमें से कौन सा जो एक है कि इनपुट डिवाइसेस के लिए इनकरेक्ट है? ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपसे होने वाली है। 64 का जवाब देंगे, क्या होगा? इनपुट डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड पेरीफेरल डिवाइसेस। बिल्कुल यहीं पे बात गलत हो गई कि इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो पेरीफेरल डिवाइसेस नहीं होती हैं। अब पेरीफेरल डिवाइसेस होती क्या है? पेरीफेरल डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो किसी भी कंप्यूटर में ऐड करके उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके अपडेटेड फंक्शंस को, उसके एक्स्ट्रा फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करी जाती हैं, उसको कहते हैं हम पेरीफेरल डिवाइसेस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस पेरीफेरल डिवाइसेस नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट यूजर डेटा, ये तो सही है। इनपुट डिवाइस होल कंप्यूटर टू रिसीव डेटा, बिल्कुल सही है। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज इनपुट डिवाइस, OMR जो है वो आपकी इनपुट डिवाइस ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द इनपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? क्या पूछ रहा है? इनपुट डिवाइस पूछा है। तो स्पीकर जो है वो आपका आउटपुट है, यानी कि आवाज। मॉनिटर जो है वो आपका आउटपुट है। प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट है।
टच स्क्रीन जो है वो अगर यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इनपुट है, ठीक है, लेकिन टच स्क्रीन जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। मोबाइल स्क्रीन जो है, ठीक है ना, मोबाइल स्क्रीन जो है वो आपकी इनपुट और आउटपुट दोनों तरीके से काम करती है। लास्ट ईयर मैराथन एंड बैच के कंटेंट में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है, ठीक है ना, फर्क ना होता तो दोबारा कराया क्यों जाता। चलिए ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रजिस्टर्स, रजिस्टर से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि रजिस्टर से क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से एक ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसका यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड, जो हाल ही में लास्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच किया गया था उसका यूज करने में किस इंस्ट्रक्शन की मदद ली जाती है, किस रजिस्टर की मदद ली जाती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्या MAR होगा? देखो इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि IR, ये फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। MAR हो गया, MBR हो गया, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर हो गया, PC, MBR, ठीक है। MAR क्या काम करता है, मेमोरी एड्रेस लोकेशन में, जो MAR जो है वो किस में यूज करता है, एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी। मैंने क्लास में सारे ही रजिस्टर के टाइप पढ़ा रखे हैं, ठीक है, तो आप एक बार वहां से भी रिवाइज कर लेंगे। तो MAR क्या करता है, मेमोरी एड्रेस लोकेशन, यानी कि मेमोरी को लोकेशन एड्रेस कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। वहीं अगर हम PC की बात करें, प्रोग्राम काउंटर की अगर हम बात करें, तो ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड कीप करता है ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड और अंडर एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूशन में है, एग्जीक्यूट हो चुका है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ अ प्रोग्राम दैट इज एग्जीक्यूटेड, जो और टू बी एग्जीक्यूटेड, या तो वो एग्जीक्यूट हो चुका हो या एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखता है कौन, प्रोग्राम काउंटर, एक तरीके का ये रजिस्टर होता है। वहीं अगर हम मेमोरी बफर रजिस्टर की बात करें, MBR की बात करें, तो ये क्या करता है, MBR जो है इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा कंटेंट और मेमोरी कमांड्स। बात समझ रहे हो, ये किस लिए यूज किया जाता है, कि डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है, या फिर मेमोरी को कमांड देने के लिए, कहां पर इसको डिस्क में स्टोर किया जाए। बात समझ गए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 66, इज द बिट रेट ऑफ अवेलेबल कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन कैपेसिटी एक्सप्रेस टिपिकली इन मैट्रिक मल्टीपल्स ऑफ बिट्स पर सेकेंड। जब डेटा ट्रांसफर की बात होती है, जब डेटा ट्रांसफर की बात होती है, तो डेटा ट्रांसफर जो होता है वो किससे पता चलता है, उसकी बैंडविड्थ से, कि कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होगा। ऑप्शन नंबर D जो है वो इसका सही जवाब होगा। सर हाउ मेनी क्वेश्चंस लेफ्ट, इट्स वे टू लेट नाउ। हाँ लोग देखिए, होने वाले के लिए लेट भी हो सकता है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए क्या लेट, क्या देरी, क्या जल्दी, ठीक है। अगर आपकी लगन पढ़ने में है तो आपका देर तो दिमाग में आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आप पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो देर वर्ड जो है वो आपके दिमाग में बार बार स्ट्राइक करेगा, अरे यार बहुत देर हो गई, कितना देर हो गया पढ़ते पढ़ते, अब नहीं पढ़ेंगे, चलिए अमन सर आप जाइए, अब मत पढ़ाइए, ठीक है। कुछ इस तरीके के ख्याल जो है आपके मन में आने लगेंगे, ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी बने रखना है और चीज़ों को समझते जाना है, एक बार रिवीजन ही तो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आएंगे, अ प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस। देखिए भाई, एक वर्ड आया प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस। जब भी हम प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो तुरंत स्ट्राइक करिएगा दिमाग में आपका, उन सभी को बोला जाता है फ्लैश ड्राइव्स, ठीक है। प्लग एंड प्ले का मतलब जैसे आपका पेन ड्राइव हो गया,
क्या होगा, पेन ड्राइव हो गया। पेन ड्राइव को आपने यूएसबी पोर्ट में प्लग किया और अपना काम कर लिया, उसको निकाल लिया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले स्टोरेज डिवाइस। और ये किस पर काम करती है, फ्लैश, इसको फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए 69 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू अ फॉर्म दैट इज इंटेलिजिबल टू द यूजर। किसी भी डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है यूजर को समझने में, तो ये कौन सी डिवाइसेस ऐसा काम करती हैं, तो ऐसा काम सिर्फ एक ही करती हैं, सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि जो भी कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है यूजर को आसानी से समझ में आ जाए, उन सभी डिवाइसेस का यूज किया जाता है ऐसे टास्क के लिए, तो वो सब कहलाती हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक डिस्क। इनमें से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। फ्लॉपी आपकी है, विंचेस्टर भी है, जिप डिस्क भी है, लेकिन फ्लैश जो है वो मैग्नेटिक नहीं है, फ्लैश ड्राइव पे ही काम करती है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो, ठीक है। क्वेश्चन 71, कह रहे डेजी व्हील प्रिंटर, प्रिंटर वाला मैंने पढ़ाया था, जल्दी से बताओ कमेंट में इसका सही, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 71, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। 71 बताएंगे कौन सा होगा। देखिए डेजी व्हील जो है वो कैसा होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, डेजी व्हील हो गया, चेन हो गया, ठीक है, ये आपके क्या हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेयर ऑफ इनपुट डिवाइसेस। देखिए लाइट पेन की बात करें, डिजिटल कैमरा की बात करें, ये दोनों ही इनपुट डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। स्कैनर, माइक्रोफोन, बिल्कुल। ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, बिल्कुल, जॉयस्टिक जो है वो गेमिंग में यूज किया जाता है, हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए। लेकिन प्लॉटर जो है वो आपका आउटपुट है और माउस जो है वो आपका इनपुट है, बात समझ रहे हो। तो यही पेयर जो है वो आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। ये भी याद रखिएगा, ये भी एक जैसा प्लग एंड प्ले मिला था वैसे ही आपसे क्वेश्चन में देके पूछ लेगा, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस जो है वो किस को कहते हैं। क्या कीपैड है, क्या ट्रैक बॉल है, क्या टच स्क्रीन है, या माउस है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे, देखिए पॉइंट एंड ड्रॉ, ट्रैक बॉल मैंने आपको दिखाया था, उसमें एक बॉल जैसी होती है, वो चीज़ों को रोटेट करती है और वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है। टच स्क्रीन पे भी आप पूरा क्या करते हो, टच स्क्रीन पे भी आप पूरा होवरिंग करते रहते हो इधर से उधर, तो ये भी है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हो गया। माउस तो ये काम करता ही है, इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन कीपैड जो है वो आपका पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन 73 का ए, बिल्कुल कीपैड। जोया सही जवाब दिया आपने। चलो क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। सबसे अच्छे से अच्छा जो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक तैयार डिजाइन करता है तो वो कौन कहलाता है, वो आपका कहलाता है प्लॉटर। प्लॉटर एक क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े बैनर होते हैं, होल्डिंग्स होती हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम प्लॉटर का यूज करते हैं, ठीक है। 75 पे आएंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड when more than one person uses a central computer at the same time। more than one person, एक लोग से ज्यादा लोग जब किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर को ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं एक ही समय पर, तो अब हम यूज करते हैं वहां पर टर्मिनल का, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट शिफ्ट प्लस डिलीट, देखिए भाई मैं चीजें आगे बता, शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट करते हो इसका मतलब वो फाइल डिलीट होगी बिना रिसाइकिल बिन में जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विदाउट प्लेसिंग द आइटम इन द रिसाइकिल बिन, ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बात समझ गए, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन 77 पे आएंगे, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा। देखो चीजों को ध्यान से समझते चलना, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नोन एज। एक बार जब आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड कर देते हैं, आवश्यक डेटा प्रदान कर देते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर को मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है,
वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को परफॉर्म करके आउटपुट प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, कोशिश क्या करता ही है। तो ये जो सुविधा है, ये जो फीचर है कंप्यूटर का, किस कैरेक्टरिस्टिक में जाएगा, जल्दी से जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन दे दी, अब सारी चीजें वो ऑटोमेटिक ही तो करते हैं, आपको करने की जरूरत तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सब आप सही जवाब दे रहे हैं सभी लोग। 78 पाएंगे, इनपुट डिवाइसेस दैट यूजेस अ स्पेशल इंक। इसको इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, जैसे प्लॉटर पूछा गया पिछली साल, हो सकता है इस साल ये वाला पूछ लिया जाए। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस दैट यूज अ स्पेशल इंक दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। एक स्पेशल तरीके का इंक का यूज करते हैं, उनको बोला जाता है डिजिटाइजर्स। बात समझ रहे हो? स्पेशल इंक की मदद से चीजों को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, पिक्चर्स को, इमेजेस को, ड्राइंग्स को एक डिजिटल फॉर्मेट पर, ताकि भविष्य में आप वो चीजें जो है डिस्ट्रॉय ना हो, आप आसानी से उसको देख पाओ। क्वेश्चन नंबर 79 पे आएंगे, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस अलाउ कंप्यूटर्स टू यूज लाइट एज ए सोर्स ऑफ इनपुट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करेंगे। देखिए किसका यूज करता है, लाइट का एज अ सोर्स। तो आपको पता होगा स्कैनर जो है वो लाइट का ही यूज करता है, यानी कि लेजर बीम का ही यूज करता है, जिसकी मदद से किसी भी टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। कौन? स्कैनर। MICR ऐसा नहीं करता है, इस वजह से इसका आंसर होगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 179 का फर्स्ट। ठीक है, चलिए 80 पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रांसलेट इमेजेस ऑफ टेक्स्ट, ड्राइंग्स एंड फोटोज इनटू डिजिटल फॉर्म। इन सभी को डिजिटल फॉर्म में कौन कर देता है? स्कैनर कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 80 का आंसर हो जाएगा सी। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ अ मॉनिटर, अगर मॉनिटर का रेजोल्यूशन हाई होगा, ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? बात करते हैं, कह रहा लार्जर द पिक्सल्स, पिक्सल लार्ज होते हैं, नहीं। लेस क्लियर द स्क्रीन इज, बिल्कुल नहीं, ठीक है। फर्दर अपार्ट द पिक्सल्स, ये भी नहीं। कह रहा क्लोजर टुगेदर आर द पिक्सल्स, अगर रेजोल्यूशन हाई है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी इमेज का रेजोल्यूशन हाई है, इसका मतलब यह है कि उसके जो पिक्सल हैं बहुत पास पास आ गए हैं, ठीक है ना, यानी कि इमेज वो इतनी ज्यादा क्लियर है, इतनी ज्यादा क्लियर है कि उसके पिक्सल्स जो हैं बिल्कुल पास पास आ गए। जब आप किसी पिक्चर को जूम करते हो तो पिक्सल दूर दूर हो जाते हैं, तो पिक्चर कैसी दिखने लगती है? ब्लर दिखने लगती है, यानी कि 81 का ऑप्शन होगा डी। वहीं अगर हम रेजोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो रेजोल्यूशन किस में मेजर किया जाता है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग कमेंट में, मेजर किस में किया जाता है? तो भाई DPI में मेजर किया जाता है। DPI बोले तो डॉट्स पर इंच, ठीक है, और इन्हीं छोटी छोटी डॉट्स को हम नाम देते हैं क्या? पिक्सल्स। इन्हीं डॉट्स को क्या बोला जाता है? पिक्सल बोला जाता है। 82 पे आएंगे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? लेजर प्रिंटर्स यूज ड्राई इंक, लेजर प्रिंटर यूज करते हैं ड्राई इंक को, ठीक है। देखो भाई, एक शब्द आता है कार्ट्रिज, TRIDZ, और एक शब्द आता है टोनर, ठीक है। इनमें दोनों में ही इंक होती है। कार्ट्रिज में होती है लिक्विड इंक, कार्ट्रिज में कैसी होती है ये बता दूं, हो सकता है कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और टोनर में होती है ड्राई पाउडर, मतलब इंक ही होती है लेकिन वो ड्राई पाउडर के फॉर्म में होता है, जो टोनर के अंदर फिल होती है। बात समझ गए? तो कार्ट्रिज और टोनर में बेसिक डिफरेंस समझ लीजिए। तो लेजर यूज ड्राई इंक करता है, बिल्कुल सही बात हो गया। कह रहा है कि अनलाइक प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट लेजर प्रिंटर्स डू नॉट यूज इंक व्हेन प्रोड्यूसिंग अ डॉक्यूमेंट। चलिए भाई इसको अभी देखते हैं। ये तो हमारा सही है, बात समझ रहे हो, हमारा स्टेटमेंट ये सही है।
फिर आते हैं लेजर प्रिंटर्स यूज द प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी पर ये वर्क करता है प्रिंटिंग के लिए। लेजर प्रिंटर्स प्रोड्यूस ओजोन गैस, मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया होगा, ओजोन गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड टिनी टोनर पार्टिकल्स लाई इन द एयर, यानी कि हमारा ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। लेकिन बी बात क्या कह रहा है देखना, अनलाइक डॉट मैट्रिक्स इंडियन प्रिंटर लेजर प्रिंटर्स डू नॉट यूज इंक, कह रहा है इंक का यूज ही नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं, इंक का यूज करते तो हैं, लेकिन वो इंक कैसी होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है। तो इसी वजह से इसका सही आंसर हो जाएगा, ए भी हमारा सही है, सी भी सही है, तो ये हो गया गलत, डी सही है, तो 2ACD किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। डी होगा शायद, डी नहीं होगा भाई, ए एंड सी, डी भी सही है, ठीक है, डी भी सही है, इसलिए तीनों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 83 पे आएंगे, प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज गिवन इन, जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो किस में दी जाती है भाई, मैंने अभी आपको बताया था किसमें, DPI में दी जाती है। एंड प्रिंटिंग स्पीड को किस में मेजर किया जाता है, PPM में, PPM बोले तो पेपर पर मिनट, डॉट्स पर इंच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 84 पे आएंगे, इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क, पूछा गया क्वेश्चन है CGL PYQ में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क इनमें से किसको कहा जाता है, बिल्कुल SSD को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, HDD को बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको ध्यान देना चाहिए। SSD बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये क्या है, एक ही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो रिप्लेस करती है HDD को। SSD क्या है, कॉम्पैक्ट इन साइज हो गई, रीड एंड राइट स्पीड हो गई, वजन में हल्की हो गई, ले जाने जाने में आसान हो गया। तो SSD जो है वो अपडेटेड वर्जन है HDD का कुछ बेहतरीन फीचर्स के साथ। 85 नंबर पर आएंगे, इज अ हाईली स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU that is utilized to store data temporarily during processing। क्वेश्चन नंबर 85, हाई स्पीड डिवाइस की बात करें तो वो क्या होता है, आपका रजिस्टर्स होता है जो टेम्परेली प्रोसेस करने में यूज करता है जब भी डेटा को स्टोर कराना होता है। 86 की बात करेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ध्यान देना। अब देखो कैसे मेमोरी पर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं, कैसे मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम दैट कैन बी रन इनटू अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, मतलब कि कम समय में किसी भी प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी पढ़ेंगे, कैसे मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंट यूज, कैसे मेमोरी जो है वो परमानेंट यूज नहीं करती है भाई, कैसी करती है, टेम्पोरेरी, यही आपका गलत हो गया। कैसे मेमोरी फास्टर देन मेमोरी सही है, साइज ऑफ कैसे यूजली स्मॉल, इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड, ऐसी मेमोरी यूनिट जो CPU का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किसके साथ, मेन मेमोरी के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा था इंस्ट्रक्शन दैट इज नॉट टू बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली इज प्लेस्ड, मैंने आपको बताया था जो एग्जीक्यूट हो चुके हों या एग्जीक्यूट होने वाले हों तो उन रजिस्टर्स को हम किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वो कहलाते हैं इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, यानी कि IVR, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पे आएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के टर्म में कौन सा गलत है, इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी, सही बात है, ठीक है ना, जब कभी भी डेटा को हमें जरूरत पड़ती तो वहीं से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, बिल्कुल ये भी सही है, पावर ऑफ होने पर डेटा लॉस नहीं होता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो हैं वो सारी की सारी नॉन वोलेटाइल हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर रन हो सकता है, लेकिन अगर यहीं पर होता कंप्यूटर में रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी, बिल्कुल नहीं, वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल होती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। वोलेटाइल ना होकर ये क्या होती है,
वोलेटाइल ना होके ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होते हैं। लिख देता हूं मैं, नॉन वोलेटाइल। ठीक, क्वेश्चन 90 पे आएंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ये इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में काम आता है। जब भी कोई कैलकुलेशन हो या लॉजिकल थिंकिंग करनी होती है किसी भी इंस्ट्रक्शन में, किसी भी इंफॉर्मेशन में, तो एलयू काम करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इट मैनेजेस डेटा फ्लो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सीपीयू फैन की स्पीड का कोई मतलब नहीं, पेरिफेरल डिवाइसेस का कोई मतलब ही, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। बस कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिए। उम्मीद करेंगे हम आपकी क्लास को पूरा रिवाइज करवा चुके होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अ फ्लैश ड्राइव? फ्लैश ड्राइव को हम पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एचडीडी जो है वो आपका क्या है, मैग्नेटिक है। एचडीडी जो है क्या आपका मैग्नेटिक है। एसएसडी जो है वो आपका क्या, इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक, 92 इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्टकट वी विंडो लोगो शिफ्ट के साथ एम तो क्या यूज करता है, रिस्टोर्ड द मिनिमाइज्ड विंडोज। मिनिमाइज्ड विंडोज को रिस्टोर कर देता है विंडो लोगो के साथ, शिफ्ट के साथ एम। सर्च करना हो तो मैंने बताया था कंट्रोल के साथ ई। सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर, सॉरी ये तो सर्च बार खोल देता है, लेकिन फाइल और फोल्डर को सर्च करने के लिए F3 या फिर शिफ्ट प्लस F3 का यूज करते हैं। सॉरी, शिफ्ट प्लस F3 नहीं, कंट्रोल प्लस F3। ओपन माई कंप्यूटर विंडो के साथ ई बटन, सर्च फॉर फाइल और फोल्डर। सर्च फॉर कंप्यूटर्स के लिए मैंने बताया था आपको, क्या जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सर्च फॉर कंप्यूटर्स के लिए शॉर्टकट क्या था? सर्च फॉर कंप्यूटर के लिए शॉर्टकट क्या था, जल्दी बताओ। चलिए हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। कमेंट में आपका जवाब जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी? कैश मेमोरी के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, यही तो गलत हो गया, पहला ही स्टेटमेंट फंस गया। मेन मेमोरी से ये फास्ट होता है, क्या होता है, मेन मेमोरी से ये फास्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही जब इनकरेक्ट हो गया तो हम आगे क्यों पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे हम इसलिए ताकि हो सकता है दिए हुए स्टेटमेंट के कोई क्वेश्चन सही हो जाए। इट कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इनटू अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बिल्कुल ये पॉइंट नोट कर लीजिए, शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देता है। इट एक्ट्स एज अ हाई स्पीड बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। इट स्टोर्स डेटा इन टेम्पोरेरी यूज, अगर परमानेंट कहीं यूज लिखा हो कैसे के लिए तो उसको आंख बंद करके गलत कर देना, ठीक है, ये टेम्परेरी यूज में तो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो गया। सर इस बैच के बाद नहीं, बिल्कुल अल्फाबेट, इस बैच के बाद आपको कंप्यूटर में और कुछ करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विच अमंग द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? कह रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा, पढ़िए भाई। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, कह रहा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑर्डर इन विच इंस्ट्रक्शंस एंटर एंड लीव द प्रोसेसर एंड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, सही जवाब है भाई, कंट्रोल यूनिट इसी तरीके से वर्क करती है। फिर कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टेकिंग द इनपुट कन्वर्टिंग इट इनटू अ सिग्नल एंड स्टोरिंग इनटू द फर्दर प्रोसेसिंग। क्या ऐसा मैंने एएलयू के लिए बताया है क्या? एएलयू तो आपके लॉजिकल और कैलकुलेटिव इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है एएलयू, तो ये तो हो गया गलत, और गलत ही हमसे पूछा है। ऑप्शन बी हो गया राइट आंसर, ऑप्शन बी हो गया इसका सही जवाब। अर्थमेटिक लॉजिक ऑल्सो नोन एज मैथमेटिकल ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल सही है। कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द मैनेजेस ऑपरेशन सीक्वेंसेस, ठीक है। 95 पे आएंगे।
विच इज फीचर ऑफ बैकअप, बैकअप का इनमें से कौन सा फीचर है? यूज टू रिकवर डेटा, डेटा को रिकवर करने में, सही बात है। प्रोवाइड सिंपल फॉर्म ऑफ डिजास्टर रिकवरी, ये भी सही है। इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ ऑल डेटा, पूरे के डेटा की कम से कम 1 कॉपी उसके पास होती ही होती है। यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरियल पोर्ट हैज नंबर ऑफ पिन्स और वर्जन्स, जो सीरियल पोर्ट होता है उसमें कितनी पिन होती हैं? देखिए सीरियल पिन 2 तरह के होते हैं, एक 9 पिन वाला भी होता है, एक 25 पिन वाला भी होता है, ठीक है ना। सीरियल पोर्ट क्या है? जिसमें डेटा का ट्रांसफर 1 बिट एट अ टाइम होता है, वो सीरियल पोर्ट की मदद से डेटा ट्रांसफर यूज किया जाता है। तो यानी कि 9 भी है 25 भी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 97, ये क्वेश्चन मैंने कराया था इस टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरियल पोर्ट 443, पोर्ट नंबर जो 443 है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जल्दी बताओ भाई। 443 किसके लिए? HTTPS के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। HTTPS के लिए यूज किया जाता है, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन हो गया 2। अब कमेंट में बताओ HTTP का पोर्ट नंबर, FTP के पोर्ट नंबर और IMAP का। मैंने ये चारों ही बताए हुए हैं। HTTP के पोर्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये 80 होता है, FTP की बात करूं तो ये 21 होगा, और IMAP में 2 तरीके से, ठीक है। IMAP ये प्रोटोकॉल है जो ईमेल में यूज होता है, जब हम ईमेल चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये होता है एक तो अनइनक्रिप्टेड और एक इनक्रिप्टेड। अनइनक्रिप्टेड में आ जाएगा 143 और इसमें आ जाएगा 993, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2। 98 की बात करेंगे, होल्ड्स एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन के लिए मैंने क्या बताया था? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, आंख बंद करके लगाओगे। 98 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। Which backup device provides a convenient way to create system images and complete backups what may require a lengthy restoration process? एक ये बैकअप डिवाइस की तरह अच्छे से यूज किया जाता है। टू क्रिएट इमेजेस एंड कंप्लीट बैकअप्स व्हाट में रिक्वायर अ लेंथी स्टोरेशन प्रोसेस, ठीक है। लेंथी स्टोरेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो उसमें चला जाता है टेप ड्राइव। टेप ड्राइव में जब बैकअप लिया जाता है तो उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर और एक्सेस कराने के लिए, दोबारा से रिसीव करने के लिए उसमें जो प्रोसेस टाइम है वो ज़्यादा होता है टेप ड्राइव में। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100, शतक लगा दिया है, ठीक है, शतक लग गया है, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा। 100 नंबर का आंसर क्या होगा? आर अ सेट ऑफ वायर्स, जब भी हम सेट ऑफ वायर्स की बात करते हैं, which carries a group of bits in parallel and has a associated control scheme, it provides a communication path। जैसे ही बात आ गई कम्युनिकेशन पाथ की तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आएगा क्या? बस। क्या आएगा? बस। बस कहाँ है? ये है ऑप्शन नंबर सी। Which among the following statement is incorrect about input devices? इनपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा गलत है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना। ये पेरिफेरल स्वीप करने की क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 102, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा एक गलत है? कह रहा है मैग्नेटिक टेप कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड फ्रेम्स, ये तो भाई सही है, ठीक है। विच टेप कंसिस्ट ऑफ हॉरिजेंटल रोल? मैग्नेटिक टेप में हॉरिजेंटल रोज और चैनल्स होते हैं, ये भी सही है। मैग्नेटिक टेप डैश आर नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा दैट नीड टू बी एक्सेस्ड रैंडमली, भाई इसी के लिए तो यूज किया जाता है, आप कह रहे हो कि नॉट सुटेबल, तो यही हो गया आपका गलत, ऑप्शन नंबर सी। इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR स्टैंड फॉर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है ना, एक्सेस नहीं होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर 2। विच बैकअप डिवाइस प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेजेस एंड कंप्लीट बैकअप, ठीक है ना, कंप्लीट बैकअप की बात करता है बट में रिक्वायर, ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम। बिल्कुल, ये बताओ क्वेश्चन, रैम का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 105 का जवाब देंगे, कह रहा प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग। बिल्कुल सही, सीपीयू जो पर्टिकुलर टाइम पे प्रोसेस कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन को, तो टेम्परेरी स्टोरेज इन्फॉर्मेशन जो उसमें स्टोर हो जाए टेम्परेरी टाइम ऑफ के लिए, तो उसके लिए यूज होता है कौन, रैम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। परमानेंट डेटा नहीं सेव करती हैं, मैनेजिंग पेरीफेरल डिवाइसेस को नहीं मैनेज करती हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज नहीं होता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज होता है। कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो भी टेम्परेरी। ठीक है। क्वेश्चन 106, अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्राइमरी मेमोरी नोन एज। एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच में रखी जाती है या सेट होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैसे। हाई स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है ना, हाई स्पीड मेमोरी। 107, कैसे मेमोरी के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा फंक्शन करती है। टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और फास्टर एक्सेस ऑफ द सीपीयू, सही है। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा द सीपीयू, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड मेमोरी, इसका तो कोई काम नहीं है। टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज, तो कैसे में बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा 107 के लिए। ये मैनेज नहीं करता है, मेमोरी एलोकेट नहीं करता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को फास्टर एक्सेस मिल जाए, इसलिए ये काम करता है कौन, कैशे। 108, एन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली में मैंने आपको बताया था, ईपी रैम में अगर डेटा को इरेज करना है तो किसकी मदद लेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेस की, यूवी रेस की, ठीक है ना। अगर डबल ईपी रोम में अगर आपको डिलीट करना हो, ठीक है, कमेंट में बताइए क्या यूज किया जाएगा। अगर आपको डबल ईपी रोम, तो डबल ईपी रोम के लिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। Which of the following is the correct categorization of volatile semiconductor based on the data retention capability? देखो भाई, volatile की बात की है तो volatile रैम वाले ही पार्ट होते हैं, इसमें रोम आ गया, इसमें भी रोम आ गया, इसमें भी रोम आ गया, ये तीनों हो गए गलत, सॉरी दूसरा हो गया ये सही। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1010, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, अच्छा क्वेश्चन लगाते जाओ, क्या ही समझना है, ठीक है, जहां दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए थोड़ा लेट हो गया, ठीक है, वैसे क्लास जो है वो आपकी 8:30 से शुरू हो जाती है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सीडी और डीवीडी, सीडी या डीवीडी जो आपकी डिस्क होती है, ठीक है ना, उसका डायमीटर आपसे पूछ लिया गया था CHSL मेंस में, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी रखना जरूरी था, आपको पता लग जाए इसका डायमीटर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बस 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, थोड़ा सा और बता, धैर्य बनाए रखो। देखो, एक ने कमेंट किया है 120 सेंटीमीटर, काव्या पांडे, ठीक है, मुझे पता था आप ये लोग करोगे। 120 सेंटीमीटर समझते हो कितना होता है, जरा इमेजिन करके देखो, ठीक है। 120 सेंटीमीटर काफी ज्यादा डिस्टेंस होती है, काफी ज्यादा लेंथ होती है। क्या ये छोटे से डिस्क की इतना डायमीटर हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। आंसर होगा इसका 4.75 इंच, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 4.75 इंच हो सकता है। ऑप्शन में अगर 120 mm होता तो इसका आंसर हो जाता, ठीक है, 120 mm या फिर 12 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर ना हो के काव्या जी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही को आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते। अब चाहे ये CD DVD का हो, चाहे ये ब्लूरे डिस्क का हो, ठीक है ना, सभी का सेम होता है। डैश यूनिट इज
is that part of the CPU which controls or directs the operation of the processor. कौन सी यूनिट सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में कॉन्टेक्ट करके रखती है? तो दैट वन इज कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 1। 112 नंबर बिल्कुल हम लास्ट की ओर हैं। अ बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट इंक्लूडेड विद द बाइनरी मैसेज मेक द टोटल नंबर ऑफ आइदर ऑड और इवन, यानी कि पैरिटी बिट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, ये चेक बिट की तरह काम करता है, यानी कि जो नंबर और इंस्ट्रक्शन दिए गए वो सही है कि नहीं। इन कंप्यूटर मेमोरी द विड्थ ऑफ डैश बस स्पेसिफिक द मैक्सिमम पॉसिबल मेमोरी सपोर्टेड बाय अ सिस्टम। मैंने आपको बस जब बताया था तो मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस, ठीक है। इन तीनों के टाइप मैंने बताए थे, बस के टाइप, इसके क्या क्या काम है, ठीक है ना। तो एड्रेस की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इट कैरी मेमोरी एड्रेस, ठीक है, मेमोरी के एड्रेस को कैरी करने का काम करता है एड्रेस बस। तो इसका ऑप्शन तो पहला सही हो जाएगा। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो कंट्रोल क्या करता है, इट कंट्रोल्स सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर टू अदर कंपोनेंट, ठीक है ना। प्रोसेसर से अलग अलग कंपोनेंट तक सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करता है, कंट्रोल बस काम करती है। वहीं अगर डेटा बस की बात करें तो इट कैरीज डेटा बिटवीन प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स, ठीक है, बात समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 114, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर सिस्टम, तो उसको क्या बोलते हैं, यूपीएस बोलते हैं, ठीक है। यूपीएस का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो क्या बताएंगे, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर डी। द सीपीयू इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद द डैश मेमोरी टू परफॉर्म रीड और ऑपरेशंस, क्या हो जाएगा, किसके साथ कॉन्टेक्ट में होता है, प्राइमरी मेमोरी के साथ में होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ रोम, रोम का रोल क्या है, मैनेजिंग नेटवर्क कनेक्शन, नहीं, इसका रोल ये नहीं होता है। स्टोरिंग यूज जनरेटिंग फाइल्स एंड कमांड, ये भी नहीं होता है। स्टोरिंग द कंप्यूटर्स फर्मवेयर, यानी कि जिस समय रोम को फैक्ट्री में बनाया जा रहा था उसी समय उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो फर्मवेयर है, वो उसी समय इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो ये तो किसका पार्ट हो गया, रोम का। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी स्टोरेज फॉर रनिंग एप्लीकेशन, ये रोम तो परमानेंट होता है लेकिन रैम आपका क्या होता है, टेम्परेरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट, लाइन प्रिंटर पोर्ट को हम पैरेलल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अ डैश पोर्ट ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम, जब एक बिट एक ही टाइम पर जाएगा तो उसको बोलते हैं सीरियल पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म बताएंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, ठीक है, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम क्या शॉर्टकट यूज करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होगा, कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी, ठीक है। नॉर्मल पेस्ट करना हो तो कंट्रोल प्लस बी, ठीक है ना। और अगर आपको पेस्ट करना हो विदाउट फॉर्मेटिंग, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, जैसे सपोज करो आप एमएस वर्ड में काम कर रहे थे और उसमें आपने कलर जो टेक्स्ट था उसको रेड कलर रख रखा था, अगर आप विदाउट फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए यूज कर दोगे आप क्या, कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत बहुत सभी का आभार जो आप लास्ट तक जुड़े रहे। और अब एक बात कमेंट में बताओ, एक प्यारा सा कमेंट मैं आपकी ओर से चाहता हूं ये कि इस क्लास को आपने कंप्लीट करने के बाद, आपकी 9 बजे से क्लास शुरू हुई थी, 2 घंटे 10 मिनट में आपने कितने सारे सेक्शन को एक रिवाइज करने की कोशिश की है, ठीक है ना। क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल था या नहीं, जल्दी से बताएंगे सभी। अब कमेंट में अपना स्कोर भी करो भाई, स्कोर कमेंट करते चलो, आपने कितना स्कोर किया है। बिल्कुल भाई, सभी को बहुत बहुत
बधाई जो आप लास्ट तक बने रहे, फाइनली मज़ा आया। पूजा थैंक्स, सतीश थैंक यू सर, ओके वेलकम सभी का। यस सर बेनिफिशियल था, ठीक है बिल्कुल। अब जल्दी से स्कोर बताओ कि आपने 120 में कितना स्कोर किया। 120 नंबर में यानी कि 120 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन तक सही किए हैं। और हम लोग अब अगली क्लास में एक नई यूनिट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे और थोड़ा सा रफ्तार भी देंगे हम लोग क्लासेस को, जिससे कि सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। बट प्लीज स्टार्ट सच क्लासेस अ बिट अर्लियर। बिल्कुल बिल्कुल, आज थोड़ा सा डिले हो गया था। थैंक यू सो मच सेशन फॉर दिस। बिल्कुल जोया, वेरी हेल्पफुल सेशन, थैंक यू सभी का। चलिए ठीक, मिलते हैं। काफ़ी लोगों का स्कोर आया, 107 आया, किसी का 88 है, 78 है, 114 है, 109 है, 70 है। ठीक है, देखिए आप अपने आप में अगर ईमानदार रहेंगे, अगर आपने ईमानदारी से इस क्लास को देखा, जो क्लासेस हो चुकी थी उनको भी देखा, तो आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप जरूर हुआ होगा। और इसी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि। जिसने खाना नहीं खाया भाई खाना खा सकता है, ठीक है। काफ़ी देर तक आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहे। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि।